ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 144। राहुल चोपड़ा पूरी तरह से उलझन में थे। जब वह रोल्स रॉयस 4S में थे, आरव शर्मा ने कहा था कि वह एक कुलीनन खरीदना चाहते हैं और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लोड करना चाहते हैं। उस समय राहुल चोपड़ा को लगा था कि आरव शर्मा बकवास कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, और उन्होंने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि आरव शर्मा ने जो कहा था वह सच था। लेकिन क्या इस व्यक्ति को कोई समस्या है? पैसे खर्च करने का ये तरीका नहीं है। उन अरबों रुपये से आप क्या नहीं कर सकते? बिल्डिंग क्यों खरीदनी? धनी लोगों की दुनिया वाकई समझ से परे है। संदीप मिश्रा ने जोर से कहा, आपने अभी नए बॉस को कहते सुना? आपको तुरंत हटाया जाना है। आपका किराया 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। तब तक आपको ऑफिस खाली करना होगा और हमें सौंप देना होगा, वरना हम हर दिन की देरी के लिए आपसे सालाना किराए का 1% मुआवजा वसूल करेंगे। सूर्य प्रकाश इन्वेस्टमेंट्स ने कुल 624 वर्ग मीटर किराए पर लिया था, जिसका सालाना किराया 22 लाख रुपये है। हर दिन की देरी के लिए मुआवजा 22,000 रुपये है, जो कोई छोटी राशि नहीं है। राहुल चोपड़ा ने जल्दी से विनती की, मैनेजर संदीप, ये सब एक गलतफहमी है। क्या आप कृपया हमारे लिए उनके सामने कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं? हमें न निकालें। संदीप मिश्रा, श्रीमान राहुल, कृपया मेरे लिए मुश्किल न खड़ी करें। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। बॉस जो कहता है मैं वही करता हूँ। अगर मैं आपको तुरंत नहीं हटाता तो बॉस मुझे निकाल देगा। मेरे माता पिता और बच्चे हैं जिनका ध्यान रखना है, और मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। बस इतना समझ लीजिए कि श्रीमान राहुल मुझ पर दया कर रहे हैं और जल्दी से हटने की तैयारी करें। ये कहकर संदीप मिश्रा मुड़े और चले गए। इस समय अमर चोपड़ा आरव शर्मा से अच्छे से बात कर रहे थे, उम्मीद करते हुए कि वह नरमी दिखाएंगे। कंपनी में दर्जनों लोग हैं और इतने सारे ऑफिस सामान हटना आसान नहीं है। लेकिन आरव शर्मा का रवैया बहुत दृढ़ था और उन्हें हटाया ही जाना चाहिए। अमर चोपड़ा को लगा कि इस घटना का कारण उनके बेटे का आरव शर्मा के प्रति अनादर था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उससे आरव शर्मा से माफ़ी मांगने को कहा। राहुल चोपड़ा ऑफिस हटाना नहीं चाहते थे, इसलिए वह केवल अपने पिता की बात मान सकते थे और जल्दी से आरव शर्मा से माफ़ी मांगी। बॉस आरव, मुझे वाकई खेद है। मैंने महान व्यक्ति को नहीं पहचाना। मैं माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मेरी गलतियों को माफ़ करें। क्या आप निवेश के बारे में सीखना नहीं चाहते? हम बैठकर धीरे धीरे बात कर सकते हैं। मूल रूप से आरव शर्मा सीखने के इरादे से अंदर आए थे, लेकिन अब उनका पढ़ने का मूड नहीं था। अगर पैसे कमाने की प्रक्रिया आनंददायक नहीं है तो वह उस पैसे को कमाना ही नहीं चाहेंगे। आरव शर्मा, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, जल्दी हट जाओ। आरव शर्मा मुड़े और देखा कि वरुण सक्सेना उन्हें देख रहे हैं। शिखर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड वास्तव में वरुण सक्सेना की पारिवारिक कंपनी है। आरव शर्मा, अरे क्या संयोग है। तुम अब ताज रीजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर सकते, तो क्या ये ऑफिस व्यर्थ में किराए पर लिया गया है? वरुण सक्सेना अभी चुपके से सुन रहे थे, हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन वह सुन सकते थे कि अमर चोपड़ा और उनका बेटा आरव शर्मा से उन्हें न निकालने की विनती कर रहे थे। आरव शर्मा को उन्हें निकालने का अधिकार किस आधार पर है? केवल एक ही संभावना है, और वह ये कि आरव शर्मा पिनेकल टावर्स के बॉस बन गए। मूल रूप से ये बिल्डिंग पिनेकल ग्रुप की थी, जिसका मतलब है कि आरव शर्मा ने ये बिल्डिंग पिनेकल ग्रुप से खरीद ली। वरुण सक्सेना को पता था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वरुण सक्सेना, हम पुराने सहपाठी हैं, तुम्हें मेरे प्रति इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं पहले गलत था। कृपया उदार बनो और मेरे खिलाफ रंजिश न रखो। ठीक है आरव शर्मा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तुम ऑफिस किराए पर लेने आए हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे व्यवसाय का ध्यान रख रहे हो। मैं तुम्हारा स्वागत कैसे नहीं कर सकता? जब तक तुम समय पर और पूरी तरह से किराया देते हो, ठीक रहेगा। चलो, वैसे भी शिखर हॉस्पिटैलिटी और ताज रीजेंसी का सहयोग करना असंभव है, तो वरुण सक्सेना के लिए इस ऑफिस को किराए पर लेने का कोई मतलब नहीं है। तो बस इसे उनके लिए छोड़ दो। अमर चोपड़ा जल्दी से उनके पीछे दौड़े और विनती करना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन संदीप मिश्रा ने उन्हें रोक लिया। आरव शर्मा की रक्षा की, लिफ्ट में चले गए और नीचे चले गए। आरव शर्मा ने संदीप मिश्रा से जल्द खाता बही तैयार करने और उन्हें सौंपने को कहा। अगले महीने से एक नई खाता बही का उपयोग होगा। संदीप मिश्रा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपके लिए इसे जल्द से जल्द तैयार करूंगा। आरव शर्मा, हम जाओ और व्यस्त हो जाओ। मैं वापस जाता हूँ।
संदीप मिश्रा, बॉस आरव, ध्यान रखें। आरव शर्मा ने सिर हिलाया, कार में बैठे और चले गए। मैंने अभी नई कार खरीदी है और मुझे इसे जल्दी रजिस्टर करना होगा। इसलिए आरव शर्मा सीधे आरटीओ नवी मुंबई गए। उन्होंने जानकारी भरी और नंबर चयन हॉल में प्रवेश किया। संयोग से पिछले बार जिन दो टोआरों ने आरव शर्मा को लाइसेंस प्लेट नंबर बेचने पर जोर दिया था, वे फिर से आए। जब दोनों ने देखा कि यह फिर से आरव शर्मा हैं, तो वे भी हैरान रह गए। आरव शर्मा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों अच्छे हो। तुम्हारा रिश्ता काफी मजबूत है। पिछले बार तुम्हारी शिकायत की गई थी, लेकिन तुम अभी भी यहाँ घूम रहे हो। टोर नंबर 1, हाँ, अगर मजबूत रिश्ते न हो तो यहाँ टिक नहीं सकते। टोर नंबर 2, क्यों फिर से नई कार खरीद रहे हो? आरव शर्मा, क्या तुम बकवास नहीं कर रहे? अगर मैं नई कार नहीं खरीद रहा तो मैं यहाँ क्यों हूँ? टोर नंबर 1, इस बार तुमने कौन सी कार खरीदी? आरव शर्मा, यह कोई अच्छी कार नहीं है, ये कचरा कार है, आधिकारिक कीमत केवल 78 लाख है। दोनों टोआ आरव शर्मा के शब्दों से लगभग दम तोड़ गए। क्या यह इंसानी भाषा है? ये सिर्फ 78 लाख की कचरा कार है। ये शर्म की बात है कि वह ऐसा भी कह सकता है। वे मूल रूप से बदला लेना चाहते थे। जब उन्होंने सुना कि आरव शर्मा ने केवल 78 लाख की कचरा कार खरीदी, तो उन्होंने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। उनके रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन चाहे कितने भी मजबूत हों, वे एक धनी व्यक्ति के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जो बीत गया सो बीत गया। वे दोनों अब ठीक हैं, तो अतीत को अतीत ही रहने दें। दोनों टोआरों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप चले गए। अगर मैं उन्हें भड़का नहीं सकता, तो क्या मैं कम से कम उनसे बच तो सकता हूँ? जल्द ही आरव शर्मा ने एक नंबर चुना, अस्थायी लाइसेंस प्लेट ली और आरटीओ नवी मुंबई से चले गए। आरटीओ से निकलने के कुछ ही देर बाद उनकी बहन का फोन आया। आरव शर्मा ने कार को किनारे रोका और कॉल का जवाब दिया। अंजलि शर्मा, हाय छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? आरव शर्मा, मैंने अभी एक कार खरीदी और लाइसेंस लेने आया था। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? अंजलि शर्मा, ये बहुत अच्छा है। क्या तुम हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से किसी को लेने में मेरी मदद कर सकते हो? आरव शर्मा, बेशक, मुझे उसकी जानकारी भेज दो, मैं अभी जाता हूँ। अंजलि शर्मा, मैं तुम्हें उसका वीचैट भेजती हूँ। आरव शर्मा, हाँ। अंजलि शर्मा ने फ़ोन काटा और जल्दी से अपनी दोस्त का वीचैट मैसेज आरव शर्मा को भेज दिया। आरव शर्मा ने दोस्त जोड़ने के लिए क्लिक किया और नोट किया कि वह अंजलि शर्मा का छोटा भाई है। उसका नाम माया वोहरा है। उसके वीचैट प्रोफाइल पिक्चर से देखकर लगता है कि वह एक महिला डॉक्टर या नर्स होनी चाहिए। उसके लुक से देखकर लगता है कि वह अंजलि शर्मा की उम्र के आसपास होगी, लगभग 27 या 28 साल की। वह शायद अंजलि शर्मा की पुरानी सहपाठी होगी। आरव शर्मा ने तुरंत कार शुरू की और हाई स्पीड रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। माया वोहरा की हाई स्पीड ट्रेन 4:30 बजे पहुंची थी, लेकिन जब आरव शर्मा पहुंचे तो लगभग 5 बज चुके थे। ऐसा नहीं था कि आरव शर्मा जानबूझकर देर से आए, लेकिन ये बहुत दूर था, 3 जिलों को पार करना पड़ा। आरव शर्मा ने कार पार्क करने की जगह ढूंढी और माया वोहरा को लोकेशन और वॉयस मैसेज भेजा। सुंदरी, बस लोकेशन के हिसाब से मेरे पास आ जाओ। जल्द ही दूसरी ओर से जवाब आया, मुझे माफ़ करें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास बहुत सारा सामान है और इसे ले जाना असुविधाजनक है। ये लड़की वाकई बिना औपचारिकता के है। चूंकि तुमने अपनी बहन से किसी को लेने का वादा किया है, तो तुम्हें इसे पूरी तरह से करना होगा। जाओ उसे ले आ, मुझे अपनी लोकेशन भेज दो और मैं अभी तुम्हें ढूंढने आता हूँ। जल्द ही माया वोहरा ने लोकेशन आरव शर्मा को भेज दी। आरव शर्मा लोकेशन के हिसाब से वहां गए। माया वोहरा व्यक्तिगत रूप से तस्वीरों की तुलना में कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, पतली काया के साथ। अगर वह मॉडल न बनी तो ये शर्म की बात होगी। आरव शर्मा आगे बढ़े और पहल करके अभिवादन किया, बोले, हेलो, मैं अंजलि शर्मा का छोटा भाई आरव शर्मा हूँ। मेरी दीदी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा। माया वोहरा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हेलो, आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। आरव शर्मा आगे बढ़े और 2 बॉक्स उठाए और बोले, कोई बात नहीं, चलो। माया वोहरा ने खुद 2 बॉक्स उठाए और आरव शर्मा के पीछे चलीं। संयोग से सामने कुछ कर्मचारी ग्लास बिलबोर्ड बदल रहे थे। अचानक बिलबोर्ड नीचे गिर गया और ग्लास खिड़की से टकराया। ग्लास खिड़की के नीचे 7 या 8 साल का एक बच्चा था, जो टूटे ग्लास से जमीन पर गिर गया। माया वोहरा ने बॉक्स फेंका और जल्दी से वहां दौड़ गई। अध्याय 145। अपने बच्चे को टूटे ग्लास और खून के बीच लेटे देख मां टूट गई और मदद के लिए रोने लगी। कोई मेरे बेटे को बचाओ, कृपया मेरे बेटे को बचाओ। माया वोहरा ने जल्दी से अपनी जेब से सर्जिकल दस्ताने की एक जोड़ी निकाली और पहन ली। ऐसा लगता था कि यह उनकी काम की आदत थी कि वे हमेशा एक जोड़ी दस्ताने अपने साथ रखती थीं। आरव शर्मा, काले बैग में गॉज है, जल्दी लाओ, माया वोहरा ने चिल्लाया। आरव शर्मा ने जल्दी से काला बैग खोला, गॉज का एक पैक निकाला और दौड़कर माया वोहरा को दे दिया। मैं डॉक्टर हूँ,
मैं डॉक्टर हूँ, माया वोहरा ने चिल्लाया। बच्चे की माँ तुरंत घुटनों पर बैठ गई और विनती करने लगी, डॉक्टर कृपया मेरे बेटे को बचाएं, मेरे बेटे को। माया वोहरा ने गॉज पैकेज खोलते हुए जवाब दिया, तो मुझे परेशान मत करो। मेरे बचाव में हस्तक्षेप करने के लिए शोर मत मचाओ। बच्चे की माँ ने सिर हिलाया और तुरंत रोना बंद कर दिया। स्टेशन कर्मचारी भी दौड़कर आए और जमीन पर बिखरे मलबे और खून को देखकर असमंजस में पड़ गए। स्टेशन में इमरजेंसी रेस्क्यू उपकरण थे और कर्मचारियों ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। आरव शर्मा ने छोटे लड़के को देखा, उनकी आंखें जैसे सीटी स्कैनर में बदल गईं और उन्होंने तुरंत उसकी चोटों को समझ लिया। माया वोहरा ने जल्दी से गॉज निकाला और छोटे लड़के के घाव को ढक दिया। आरव शर्मा ने जल्दी से याद दिलाया, तुम इस तरह उसे मार रही हो। सब ने आरव शर्मा की ओर देखा। ये कौन है? क्या तुम नहीं देख सकते कि बच्चा पहले से ही गंभीर रूप से घायल है? वह अभी भी डॉक्टर को लोगों को बचाने से परेशान कर रहा है। युवक, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो मत बोलो। क्या पेशेवर डॉक्टर तुमसे बेहतर नहीं जानते कि लोगों को कैसे बचाना है? भाई, तुम अब बकवास करके न केवल समय बर्बाद कर रहे हो बल्कि हत्या भी कर रहे हो। माया वोहरा, क्या तुम नहीं देख सकते कि उसका खून बह रहा है? मैं खून रोकने की कोशिश कर रही हूँ। आरव शर्मा, लेकिन तुमने गलत जगह दबाई है। एक वयस्क को इस तरह दबाया जा सकता है, लेकिन वह 10 साल से कम उम्र का बच्चा है। अगर तुम इस तरह दबाओगी तो तुम उसे मार डालोगी। माया वोहरा, हंगामा मत करो। मुझे एनाटॉमी में बहुत अच्छी महारत है। ये जुगुलर वेन है। आरव शर्मा, ये सही है, तुमने उसकी जुगुलर वेन दबाई है, लेकिन तुमने उसी समय उसकी ट्रेकिया भी दबा दी है, जिससे उसका दम घुट जाएगा। माया वोहरा ने सिर उठाया और आरव शर्मा को देखा, उनकी आंखों में संदेह की एक झलक थी। आरव शर्मा जल्दी से वहां गए, माया वोहरा का हाथ पकड़ा और इसे बच्चे के चेहरे की ओर थोड़ा खिसकाया। बच्चे ने तुरंत एक लंबी सांस ली। सब हैरान थे कि वह सही था। अगर इस महिला डॉक्टर द्वारा दबाया जाता रहा तो बच्चा खून की कमी से नहीं मरेगा, बल्कि दम घुटने से मर जाएगा। माया वोहरा ने उलझन में पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? आरव शर्मा, मेरे पास आमतौर पर करने को कुछ नहीं होता, तो मैंने खुद से सीख लिया। माया वोहरा, मैंने अपनी बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री के लिए 10 साल पढ़ाई की, लेकिन मैं अभी भी तुमसे अच्छी नहीं हूं जो पार्ट टाइम स्टूडेंट के रूप में खुद से पढ़ाई करते हो। आरव शर्मा ने जवाब नहीं दिया और जल्दी से बच्चे के कपड़े उठाए। बच्चे के पेट में एक ग्लास का टुकड़ा घुसा हुआ था। ये देखने में ज़्यादा गहरा नहीं लगता, तो ये गंभीर नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी, लेकिन स्टेशन का डॉक्टर आ चुका था। हालांकि स्टेशन के डॉक्टर केवल इमरजेंसी उपचार दे सकते थे और उन्हें नहीं पता था कि बच्चे के शरीर में कोई ग्लास के टुकड़े हैं या नहीं। वे जो इमरजेंसी उपचार दे सकते हैं वह माया वोहरा भी दे सकती हैं, जिसका मतलब है कि उनकी मौजूदगी का कोई फायदा नहीं था। आरव शर्मा, जल्दी से उसे कृत्रिम सांस दो, वरना वह जल्द ही सांस लेना बंद कर देगा। माया वोहरा बच्चे की नस को ढक रही थी और कृत्रिम सांस देने में असमर्थ थी। स्टेशन का डॉक्टर जल्दी से घुटनों पर बैठा और बच्चे को कृत्रिम सांस दी। लेकिन कृत्रिम सांस केवल उसका दम घुटना अस्थायी रूप से कम कर सकती है। अगर वह जल्द से जल्द अपनी स्वतंत्र सांस लेने की क्षमता को ठीक नहीं कर सकता तो वह फिर भी दम घुटने से मर जाएगा। आरव शर्मा ने स्टेशन के मेडिकल स्टाफ की दवा बॉक्स खोली कि देखें इसमें क्या है। माया वोहरा, मुझे याद है मेरे मेंटर ने एक केस का जिक्र किया था जिसमें मरीज के लिए श्वसन उपकरण की जरूरत थी। बोतलें, पानी, ट्यूब और ओह, मैं भूल गई। आरव शर्मा, तुम अभी अभी स्नातक हुई हो, तुम्हें अभी तक कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं है, तो ये सामान्य है कि तुम्हें ऑपरेशन याद नहीं है। माया वोहरा, लेकिन बच्चे का क्या? हम बस उसे सांस लेना बंद करते हुए नहीं देख सकते। आरव शर्मा, सुंदरी, मेरे हाथों को अल्कोहल से पोंछ दो। स्टेशन की नर्स ने जल्दी से वैसा ही किया और आरव शर्मा के हाथों को कीटाणुरहित करने के लिए कुछ अल्कोहल निकाला। लेकिन हर हाल में आरव शर्मा ने सर्जिकल दस्ताने पहने और उन्हें अल्कोहल से कीटाणुरहित किया। यह एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आरव शर्मा केवल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि वह बच्चे के घाव में कीटाणु न ले जाएं। आरव शर्मा, अल्कोहल वाष्पित हो जाएगा, एक बोतल पानी बदल दो या बस एक बोतल वाइन खोल दो। स्टेशन कर्मचारियों ने जल्दी से वेंडिंग मशीन से आरव शर्मा के लिए एक बोतल पानी खरीदा। आरव शर्मा ने बोतल खोलते हुए नर्स से कहा, सुंदर महिला, उसके कपड़े उठाओ और उसके बाएं फेफड़े को अल्कोहल से कीटाणुरहित करो। महिला ने जल्दी से वैसा ही किया। आरव शर्मा ने आधा पानी बाहर निकाला, फिर दवा बॉक्स से एक ट्यूब निकाली। उन्होंने ट्यूब का एक हिस्सा काट दिया और इसे बोतल में डाला, फिर बोतल के मुंह को मेडिकल टेप से सील कर दिया। फिर असली बात आई। आरव शर्मा ने एक लंबा स्कैल्पल उठाया और बोला, कीटाणुरहित करो। महिला ने जल्दी से स्कैल्पल को अल्कोहल से कीटाणुरहित किया। आरव शर्मा, ट्यूब को भी कीटाणुरहित करो। नर्स ने जल्दी से वैसा ही किया।
फिर आरव शर्मा ने बच्चे के बाएं फेफड़े को काटने का दिखावा किया। माया वोहरा, तुम क्या कर रहे हो? कोई मूर्खता मत करो, तुम परिणामों को नहीं झेल सकते। सच कहें तो माया वोहरा आरव शर्मा की शौकिया चिकित्सा कौशल की बहुत प्रशंसा करती थी। कुछ हद तक वे उनकी तुलना में ज़्यादा पेशेवर थे, जो बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री के साथ पेशेवर डॉक्टर थीं। लेकिन ठीक इसलिए कि वह एक शौकिया डॉक्टर थे, ये निश्चित रूप से उनकी पहली बार थी कि वे ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे। अगर अनुभव की कमी के कारण वे असफल हो गए तो परिणाम विनाशकारी होंगे। और भी गैर जिम्मेदाराना कहें तो अगर एम्बुलेंस के आने से पहले बच्चा मर गया तो इसका आरव शर्मा और अन्य बचाव कर्मियों से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आरव शर्मा की गलती से बच्चा जल्दी मर गया तो उन्हें सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। वह चिकित्सा को समझते हैं और मौजूद सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। हालांकि उनके पास संबंधित योग्यताएं नहीं हैं और वे चिकित्सा अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं हैं। उन्हें बिना लाइसेंस के चिकित्सा अभ्यास करने और लोगों को मारने के लिए निश्चित रूप से सजा मिलेगी। आरव शर्मा इस परिणाम को कैसे झेल सकते हैं? सच कहें तो आरव शर्मा भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हमेशा सुरक्षित रहना बेहतर है। आखिरकार यह उनका पहली बार किसी को वास्तविक जीवन में बचाना था। अगर वे असफल हो गए तो उन्हें कानून द्वारा सजा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। दर्शक बात करने लगे, क्या वह सक्षम है? वह पेशेवर दिखता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह लोगों को बचा सकता है। शायद मुझे चिकित्सा कौशल की ज़्यादा समझ नहीं है और मैं उसकी प्रक्रिया से उलझ गया हूँ। युवक, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? हाँ, अगर तुम्हें भरोसा है तो लोगों को बचाओ। एक जान बचाना 7 मंजिला पगोडा बनाने से बेहतर है। आरव शर्मा, मैं वाकई उसे बचाना चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं उसे बचा सकता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैंने वाकई अपनी चिकित्सा कौशल खुद से सीखी है और यह मेरा पहली बार किसी को बचाना है। हर चीज़ की अपनी संभावनाएं होती हैं और अगर मैं असफल हो गया तो मैं परिणामों को नहीं झेल सकता। सबने बच्चे की मां की ओर देखा। इस समय केवल अगर वह कहे कि परिणाम चाहे जो भी हो और वादा करे कि आरव शर्मा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तभी आरव शर्मा लोगों को बचाना जारी रख सकते हैं। उनके पास जेल जाने का जोखिम उठाकर लोगों को बचाने का कोई कारण नहीं है। मां, आपके बच्चे को बचाया जा सकता है या नहीं, यह आपके रवैये पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि इस हैंडसम लड़के ने मानवीय आधार पर बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके पास जेल जाने का जोखिम उठाकर लोगों को बचाने का कोई कारण नहीं है। अगर आप बयान नहीं देती तो सभी को बस आपके बेटे को किसी भी समय सांस लेना बंद करते देखना होगा। बच्चा आपका है, आपको ये स्पष्ट करना होगा कि उसे बचाना है या नहीं। हम में से इतने सारे लोग गवाह के रूप में हैं, आपके शब्दों का कानूनी बल होगा। इसलिए आपको बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना होगा। बच्चे की मां के आंसू कभी रुके नहीं, लेकिन वह कोशिश कर रही थी कि जोर से न रोए। लेकिन वह समझ गई थी कि सभी क्या कह रहे हैं। अगर उसने अपनी राय व्यक्त नहीं की और आरव शर्मा को जिम्मेदार नहीं ठहराने का वादा नहीं किया तो आरव शर्मा निश्चित रूप से किसी को बचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस समय बच्चे को कृत्रिम सांस दे रहा डॉक्टर अचानक चिल्लाया, बच्चा लगभग मर चुका है। अगर हम और देरी करते हैं तो देवता भी उसे नहीं बचा सकते। हमें अभी तक एम्बुलेंस की आवाज़ नहीं सुनाई दी है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी फैसला लो। अध्याय 146। बच्चे की मां इतनी घबराई हुई थी कि वह कांप रही थी, लेकिन उसे फैसला लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आरव शर्मा ने जो चिकित्सा कौशल दिखाया था वह वाकई काफ़ी अच्छा था, लेकिन वह सिर्फ एक स्वार्थी शौकिया खिलाड़ी था और यह उसका पहली बार किसी को बचाना था। अगर कुछ गलत हो गया तो आप केवल बच्चे को गायब होते देख सकते हैं। माया वोहरा ने उसे समय पर रोका क्योंकि आरव शर्मा अंजलि शर्मा का छोटा भाई था, लेकिन वह फिर भी चाहती थी कि वह लोगों को बचाए। हालांकि चिकित्सा विवाद अक्सर होते हैं और नियमित डॉक्टर भी इसे संभाल नहीं सकते। फिर आरव शर्मा, एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। कृत्रिम सांस दे रहा डॉक्टर चिल्लाया, महोदया कृपया जल्दी फैसला लें। क्या आप वाकई अपने बच्चे को दम घुटते हुए मरते देखना चाहती हैं? दर्शकों ने फिर से मनाने की कोशिश शुरू कर दी। अगर तुम पूरी कोशिश करोगे तो अभी भी मौका है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चा बस मरने का इंतजार करेगा। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप सांस नहीं ले सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में मर जाएंगे और वह इतनी गंभीर स्थिति में है। अगर आप और हिचकिचाए तो कोई उसे नहीं बचा सकता। मुझे अभी तक एम्बुलेंस की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिसका मतलब है कि वे अभी भी दूर हैं। इंतजार मत करो, बस कोशिश करो। ये लड़का बहुत पेशेवर है। मुझे लगता है कि आप कोशिश कर सकते हैं। भले ही आप असफल हो जाएं, कम से कम आपने अपने बच्चे के लिए पूरी कोशिश की और उसे उम्मीद दी। अगर आप कोशिश नहीं करते तो आप केवल उसे मरते देख सकते हैं। सबके आग्रह पर बच्चे की मां ने जल्दी से पूछा, हैंडसम लड़के, तुम कितने पक्के हो? आरव शर्मा, 90%।
लेकिन अगर असफल होने की 10,000 में एक संभावना भी हो तो आपका बेटा मर सकता है। इसलिए आपको इसे अच्छी तरह से सोचना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी को बचा लेता हूं तो मैं खुश हूं। अगर मैं उसे नहीं बचा पाता तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर कि आरव शर्मा 90% पक्के हैं, माया वोहरा ने जल्दी से पूछा, क्या तुम पक्के हो? दिखावा करने की कोशिश मत करो। आरव शर्मा, मैंने अभी उसे सांस लेने में मदद की। विशिष्ट ऑपरेशन अभी भी एक पेशेवर डॉक्टर को करना होगा। मैंने जो 90% निश्चितता की बात की वह उसे सांस लेने और डॉक्टर के ऑपरेशन का इंतजार करने के लिए है। माया वोहरा मुनि और बच्चे की मां को सलाह दी, मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। चिकित्सा के दृष्टिकोण से भले ही ऑपरेशन की सफलता दर केवल 30% हो, हमें कोशिश करनी होगी। अब वह 90% पक्के हैं और ये लगभग निश्चित है कि यह सफल होगा। कोशिश करो। तुम्हें इस हैंडसम लड़के पर भरोसा करना होगा। अगर उसे यकीन नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इस तरह लोगों को बचाने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, 90% संभावना वाकई बहुत ज़्यादा है। मेरे पिताजी का हार्ट सर्जरी हुआ था और सफलता दर केवल 50% थी। हमने भी किया और अंत में ये सफल रहा। अगर तुम कोशिश करते हो तो मौका है। अगर तुम कोशिश नहीं करते तो कुछ भी नहीं है। सबके आग्रह पर बच्चे की मां ने आखिरकार सिर हिलाया। हैंडसम लड़के, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हें मेरे बेटे को बचाना होगा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और तुरंत बच्चे के बाएं फेफड़े को काटना शुरू किया। ये दृश्य काफी खूनी था। सबने नजरें फेर लीं और सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। सबके नसें तनाव में थीं। वे उम्मीद कर रहे थे कि आरव शर्मा सफल हो, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की भी बहुत चिंता थी कि अगर वह सफल हो गए तो क्या होगा। आरव शर्मा ने चमड़े की ट्यूब का एक सिरा कट के माध्यम से बच्चे के फेफड़ों में डाला और फिर पानी की बोतल उठाई। बच्चे के फेफड़ों से निकलने वाली गैस ट्यूब के माध्यम से पानी की बोतल में जाती है और बोतल में पानी लगातार बुलबुले बनाता रहता है। कुछ सेकंड बाद बच्चा खुद से सांस लेने में सक्षम हो गया। माया वोहरा, वह सांस ले सकता है, वह सांस ले सकता है। आरव शर्मा, तुमने उसे बचा लिया, तुमने उसे बचा लिया। पेशेवर डॉक्टर को ये कहते सुन दर्शकों ने राहत की सांस ली। सबके चेहरों पर मुस्कान थी और वे आरव शर्मा के लोगों को बचाने के तरीके से हैरान थे। बच्चे की मां बहुत उत्साहित थी और तुरंत घुटनों पर बैठकर आरव शर्मा को धन्यवाद देने के लिए कोटि कोटि प्रणाम किया। धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं, धन्यवाद, धन्यवाद। वैसे भी प्राचीन काल से ऐसा ही रहा है। कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका नहीं पता। या तो आप उनके प्रति प्रेम का वचन देते हैं या घुटनों पर बैठकर कोटि कोटि प्रणाम करके अपनी ईमानदारी व्यक्त करते हैं। आरव शर्मा ने बोतल डॉक्टर को सौंपी, खड़े हुए और अपने दस्ताने उतारे और जल्दी से बच्चे की मां को उठाया। फिर उन्होंने उसे सांत्वना दी, ये बस एक छोटा सा उपकार है। आपका स्वागत है। बाद में जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको डॉक्टर को बच्चे के दिल और फेफड़ों की जांच करने की याद दिलानी होगी कि कोई मलबा तो नहीं बचा। बच्चे की मां, ठीक है, ठीक है। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। आसपास के लोग बहुत उत्सुक थे कि एक पानी की बोतल और एक ट्यूब बच्चे को खुद से सांस लेने में कैसे सक्षम कर सकती है। सबने जल्दी से आरव शर्मा से सलाह मांगी। हैंडसम, क्या तुम पक्के हो कि तुमने चिकित्सा कौशल शौक के रूप में किताबें पढ़कर सीखी? मुझे क्यों नहीं विश्वास होता। चिकित्सा सीखना इतना आसान है तो हर कोई डॉक्टर बन सकता है। हैंडसम ने निश्चित रूप से अविश्वसनीय प्रयास किए होंगे कि वह आज ये हासिल कर सका। और सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सीखने का समय नहीं है। लेकिन हैंडसम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक पानी की बोतल और एक चमड़े की ट्यूब बच्चे को फिर से सांस लेने में कैसे सक्षम कर सकती है? हाँ, हाँ, जल्दी बताओ। मुझे नहीं लगा था कि इतनी साधारण चीज़ महत्वपूर्ण क्षण में जान बचा सकती है। आरव शर्मा, बच्चे में न्यूमोथोरैक्स के लक्षण हैं और यह एक तरफा वाल्व इस समस्या को बहुत अच्छी तरह हल कर सकता है। सरल शब्दों में, सिद्धांत वास्तव में हवा के दबाव के अंतर की समस्या है। उसके सीने में बहुत सारी गैस जमा हो गई है और हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, जिससे वह हवा में सांस नहीं ले पा रहा है। ये साधारण उपकरण उसके सीने की गैस को बाहर निकाल सकता है, जिससे उसका सीने का दबाव कम हो जाता है, ताकि वह हवा में सांस ले सके और स्वतंत्र रूप से सांस ले सके। विशिष्टताएं मेडिकल स्कूलों में पेशेवर डॉक्टरों द्वारा समझाई जानी चाहिए और मैं आपको इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। आखिरकार, मैं सिर्फ एक शौकिया डॉक्टर हूँ। सब तुरंत हंस पड़े। तुम इतने अच्छे शौकिया डॉक्टर हो। अगर तुम चिकित्सा पढ़ते तो शायद तुम लोगों को जीवित कर सकते थे। उसने अभी बच्चे को जीवित किया। ये सही है। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, जो मृत्यु के समान था। उसने बच्चे को मृत्यु के किनारे से वापस खींच लिया। आरव शर्मा मुस्कुराए और बोले, यह मेरा पहली बार किसी को बचाना था, मैं भाग्यशाली था और कुछ भी गलत नहीं हुआ।
अगर आपको भविष्य में उपचार की जरूरत है तो आपको फिर भी नियमित हॉस्पिटल जाना चाहिए, कुछ झोलाछाप डॉक्टरों पर भरोसा न करें। आखिरकार हर किसी के पास आरव शर्मा की सर्जिकल क्षमता नहीं होती। कई झोलाछाप डॉक्टर बस धोखेबाज होते हैं जो लोगों से पैसा ठगने की कोशिश करते हैं। इस समय एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। सबने राहत की सांस ली। जल्द ही जब एम्बुलेंस नज़दीक आए, मेडिकल स्टाफ बाहर निकले और जल्दी से बच्चे को ड्रिप दी, फिर तुरंत उसे कार में डाला और उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए। माया वोहरा अपने हाथ धोने गई और आरव शर्मा के साथ पार्किंग लॉट में आई। सामान रखने और कार में बैठने के बाद माया वोहरा नाखुश दिखीं और पैसेंजर सीट पर सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रहीं। आरव शर्मा ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? तुमने अपनी बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट पढ़ाई पूरी कर ली है, तुम्हें अभी भी इस छोटे से दृश्य से डर नहीं लगेगा, है ना? माया वोहरा ने जवाब नहीं दिया। आरव शर्मा ने उनकी ओर देखा और जवाब न देने का फैसला किया। वह बस उसे घर पहुंचा देगा और इसे अपनी दीदी का मिशन पूरा करना माना जाएगा। आरव शर्मा, तुम कहाँ जा रही हो? माया वोहरा, ओबरॉय स्काई टावर्स, बिल्डिंग सी 802। मुझे नहीं लगा था कि वह मेरी किराएदार है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो अभी अभी बैचलर, मास्टर या डॉक्टरेट पूरा करके काम शुरू किया है, ओबरॉय स्काई टावर्स में घर किराए पर ले सकता है? क्या अब चिकित्सा पढ़ाई इतनी लाभकारी है? कोई बात नहीं, पहले व्यक्ति को पहुंचा दो। वैसे भी हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो उसकी पहचान का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। रास्ते में माया वोहरा ने एक शब्द भी नहीं कहा। ओबरॉय स्काई टावर्स के गेट पर पहुंचने पर रमेश पाल और अन्य लोगों ने एक साथ चिल्लाया, श्रीमान आरव का घर में स्वागत है। इसने विचारों में खोई माया वोहरा को जगा दिया। हालांकि उन्होंने बस रमेश पाल और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर सिर झुका लिया। आरव शर्मा बिल्डिंग सी तक ड्राइव करके गए और माया वोहरा के सूटकेस नीचे उतारे। इस समय बिल्डिंग सी के दरवाजे पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। ये दिया वोहरा थी जिसने आरव शर्मा के साथ रात का खाना खाने का वादा किया था। माया वोहरा, दिया वोहरा, क्या ये बहनें हैं? अध्याय 147। जब दिया वोहरा ने अपनी बहन को आरव शर्मा के साथ देखा तो वह हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह उनकी बहन का नवी मुंबई में दूसरा मौका था। वह आरव शर्मा को कैसे जान गई? अपनी बहन को वहां स्थिर खड़े देख माया वोहरा ने शिकायत की, क्या तुम आकर मेरा सामान लेने में मदद नहीं कर सकती? दिया वोहरा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जल्दी से दौड़कर आए, लेकिन उसने अपनी बहन के लिए सूटकेस नहीं लिया, बल्कि आरव शर्मा से पूछा, भाई तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? आरव शर्मा, मैं दीदी चला रहा हूँ, तुम्हारी बहन ने दीदी बुलाए। ठीक है, मैंने व्यक्ति को गंतव्य तक पहुँचा दिया, मुझे जाना होगा। दिया वोहरा, भाई तुम बस झूठ बोल रहे हो, तुम दीदी कैसे चला सकते हो? माया वोहरा ने देखा कि आरव शर्मा उनकी बहन को जानते हैं, तो उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दिया वोहरा, हाँ, बड़े भाई ने मेरी 2 बार मदद की है और हमने साथ में रात का खाना खाने का वादा भी किया है। बड़े भाई, है ना? क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें और दीदी को साथ में रात के खाने के लिए आमंत्रित करूंगी। पहले आरव शर्मा ने सोचा था कि वह दिया वोहरा से फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने बेतकल्लुफी से कहा था कि अगर भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे और उसे खाने पर आमंत्रित किया था। उन्होंने पहले ही कई बार मना कर दिया था। अगर वह फिर से मना करते तो ये बेईमानी होता। ये बस एक खाना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह धोखा देने की कोशिश कर रहे हों। आरव शर्मा, अगर मैं फ्री हूं तो मैं तुम्हें रात के खाने पर ले जाऊंगा। पहले खाना ऊपर ले चलो। दिया वोहरा ने सिर हिलाया, जल्दी से एक बॉक्स उठाया और अपनी बहन के साथ आगे चल दी। उसने धीरे से पूछा, दीदी तुम उन्हें कैसे जानती हो? माया वोहरा, मैं उनकी दीदी अंजलि शर्मा को जानती हूँ। दिया वोहरा, ओह तो ऐसा है। जल्द ही तीनों कमरा 802 में आए। दरवाजे में प्रवेश करते ही आरव शर्मा हैरान रह गए। कमरा 802 का लिविंग रूम कई छोटे कमरों में मोबाइल पैनल्स द्वारा विभाजित है। प्रत्येक कमरे में एक युवा, सुंदर और आकर्षक ढंग से कपड़े पहने लड़की लाइव प्रसारण कर रही है। जाहिर है उन्होंने इस जगह को लाइव प्रसारण बेस के रूप में किराए पर लिया है। वे 20 करोड़ रुपए की कीमत वाले घर को इस तरह से रेनोवेट करने की हिम्मत करते हैं, वे बहुत साहसी हैं। सोचने पर वे अपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऑफिस क्यों नहीं किराए पर लेते? कुछ 10,000 रुपये महीने में पर्याप्त होते। यहाँ लाखों रुपये महीने में किराए पर लेना, क्या यह मूर्खता नहीं है? दूसरों के लाइव प्रसारण में खलल न डालने के लिए तीनों बहुत सावधानी से दिया वोहरा के कमरे में आए। उनका कमरा बेडरूम से अलग किया गया एक छोटा कमरा है। लाइव प्रसारण उपकरण, बिस्तर, अलमारी आदि सभी 10 वर्ग मीटर से कम के एक कमरे में सिमटे हुए हैं। आरव शर्मा ने दरवाजा बंद किया और पूछा, क्या तुम होस्ट हो? दिया वोहरा ने थोड़ा शर्मिंदगी से जवाब दिया, मैं अपने बेडरूम में पार्ट टाइम लाइव स्ट्रीमर के रूप में काम करती हूँ। मैं अभी नवी मुंबई ड्रामा अकादमी में 2य वर्ष की छात्रा हूँ।
जब मेरी कक्षाएं होती हैं तो मैं कक्षा में जाती हूँ और जब कक्षाएं नहीं होती तो मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम करने आती हूँ। आरव शर्मा, तुम्हारा बॉस वाकई साहसी है। उसने बिना अनुमति के कमरे में बदलाव किया। क्या उसे डर नहीं कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को पता चलेगा और उसे हटा दिया जाएगा? दिया वोहरा, नहीं, बॉस ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को एक उपहार दिया था, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बस चेकआउट करने से पहले इसे मूल स्थिति में बहाल कर देना होगा। लगता है कि पिछला प्रॉपर्टी मैनेजमेंट थोड़ा ढीला था। आरव शर्मा को लगा कि बिल्डिंग सी और डी का व्यापक निरीक्षण करना जरूरी है। अगर कमरे में कोई अवैध बदलाव हैं तो किराएदार को निर्दिष्ट समय के भीतर इसे मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश देना होगा। किराए पर देने की बात तो दूर, अगर आप खुद घर खरीदते हैं तो भी आप बिना अनुमति के बदलाव नहीं कर सकते। ये कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित नियम है। सख्ती से कहें तो दिया वोहरा के बॉस ने कानून का उल्लंघन किया है। माया वोहरा, तो तुम्हारे लाइव प्रसारण के परिणाम कैसे हैं? दिया वोहरा, इसका जिक्र मत करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर दिन केवल कुछ दर्जन लोग देखते हैं, ये पूरी तरह से बेकार है। बॉस मेरी सीनियर स्कूलमेट है, वह मेरे प्रति बहुत सहनशील थी, इसलिए मैं प्रसारण जारी रख सकती हूँ। माया वोहरा, कोई बात नहीं। जब मुझे एक घर मिल जाएगा और मैं सेटल हो जाऊंगी तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। अगले महीने जब मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी तो तुम ये पार्ट टाइम नौकरी छोड़ सकती हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दिया वोहरा, मेरे लिए ये सिर्फ एक पार्ट टाइम नौकरी नहीं है, बल्कि मेरे लिए लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका भी है। ड्रामा अकादमी की छात्रा के रूप में मेरे लिए ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करना अच्छी बात है। माया वोहरा, ये सच है। जब दोनों बात कर रहे थे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दिया वोहरा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखा, यह उनकी बॉस और सीनियर थी। सीनियर छात्रा ने उसे बाहर बुलाया और कुछ देर बात की। जब वह वापस आई तो उसके चेहरे पर स्पष्ट उदासी थी। माया वोहरा ने जल्दी से पूछा, छोटी बहन, क्या हुआ? दिया वोहरा, कुछ नहीं, चलो खाना खाने चलते हैं। तीनों ने एक साथ ओबरॉय स्काई टावर्स छोड़ा। आरव शर्मा अपने वादे को पूरा करना चाहते थे ताकि उन्हें हर बार दिया वोहरा से मिलने पर खाने की बात न करनी पड़े। इसलिए उन्होंने पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? मैं आज खाना खिलाता हूँ, तुम अपनी पसंद की कोई भी जगह चुन सकती हो। दिया वोहरा, चून कि तुम खाना खिला रहे हो, तुम तय करो। माया वोहरा, मैंने सुना है कि मोती टावर में एक बुफे है। दिया वोहरा, हाँ, प्रति व्यक्ति 298 रुपये, लेकिन खाना औसत है। माया वोहरा, तो चलो और इसे आजमाते हैं। मैं वहाँ अभी तक नहीं गई हूँ। सच कहें तो आरव शर्मा भी वहाँ कभी नहीं गए थे। ये ठीक है, इस बार मैं जाकर देख लूँगा। तीनों मोती टावर के रिवॉल्विंग रेस्तरां में आए, लेकिन ये खाने का पीक समय था और कोई जगह खाली नहीं थी। खाने के लिए इंतजार करना वाकई उबाऊ है। माया वोहरा, छोड़ो, मैं नहीं खाऊंगी। तीनों मुड़कर जाने लगे और वेटर ने जल्दी से कहा, वास्तव में ऊपर कुछ जगह है, लेकिन वहाँ बहुत महंगा है, शायद आपकी वहन करने की क्षमता से बाहर। माया वोहरा, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वह सिर्फ एक खाना है ना? ये कितना महंगा हो सकता है? दिया वोहरा ने जल्दी से अपनी बहन को खींच लिया और कहा, छोड़ो, हम कहीं और खा लेंगे। वेटर हंसा और बोला, ये वाकई थोड़ा महंगा है। कहीं और खाना निश्चित रूप से ज़्यादा किफ़ायती होगा। मैं यह नहीं बता सका कि वेटर के शब्दों में कोई व्यंग्य था या नहीं, लेकिन माया वोहरा को इसे सुनकर बहुत असहज लगा। वह वाकई नहीं जानती थी कि ऊपर रहने की लागत कितनी है, इसलिए उसने पूछा, तुमने जिस तरह से कहा, ऐसा लगता है कि ऊपर बहुत महंगा है। कितना? बता दो और मुझे डरा दो। वेटर, अगर आप 230 होटल बुक करते हैं तो यह 68,000 रुपये होगा, जिसमें होटल में ठहरना, रात का खाना और नाश्ता शामिल है। अगर आप 230 होटल नहीं बुक करते तो ये ड्राइवर की खपत के अनुसार गणना की जाएगी। सामग्री बहुत महंगी है, जैसे कि असली यांगचेंग लेक हेरी क्रैब, किंग क्रैब, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर आदि। दिया वोहरा 2 साल से यहाँ रह रही हैं और उन्होंने दूसरों से मोती टावर पर 230 होटल और स्काई क्लब के बारे में सुना है। इसलिए उसने अपनी बहन को खींच लिया और जाना चाहती थी। लेकिन यह उनकी बहन का नवी मुंबई में दूसरा मौका था और उन्हें यहाँ के खपत स्तर का कोई अंदाजा नहीं था। अब जब वेटर ने उन्हें कीमत बता दी है, अगर वे मुड़कर चले गए तो यह उतना सम्मानजनक नहीं होगा जितना अभी था। लेकिन कोई उपाय नहीं है। वे वाकई उन खाद्य सामग्रियों को वहन नहीं कर सकते जो सैकड़ों या हजारों रुपये के हैं। वेटर, मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए, वरना आप केवल कहीं और खा सकते हैं। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन पैसे की तुलना में चेहरा कुछ भी नहीं है। वोहरा बहनें शर्मिंदगी में दिखीं और मुड़कर जाने लगीं। इस समय आरव शर्मा ने कहा, एक होटल जो 60,000, 80,000 मांगने की हिम्मत करता है, मैं वाकई जाकर देखना चाहता हूं कि इसमें क्या खास है। सुंदरी, मेरे लिए उनसे संपर्क करो, मैं एक कमरा बुक करना चाहता हूं। वोहरा बहनें हैरान रह गईं। क्या ये लड़का मूर्ख है? वह 68,000 रुपये के साथ यहाँ होटल में ठहरने क्यों आया?
दिया वोहरा, भाई पैसे बर्बाद मत करो, हम कहीं और खा लेंगे। आरव शर्मा, मैं बस जाकर देखना चाहता हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वेटर, हैंडसम, कृपया एक क्षण रुकें, मैं अभी 230 होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए पूछता हूँ। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। वेटर खुशी खुशी स्टोर मैनेजर को सूचित करने दौड़ा, जिसने जल्दी से 230 होटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसे मेहमानों का अभिवादन करने के लिए ऊपर आने को कहा। कुछ मिनट बाद एक साफ सुथरे कपड़े पहने लगभग 30 साल का पुरुष ऊपर आया। वह जल्दी से आगे बढ़ा, झुका और पूछा, हेलो सभी लोग, मैं तरुण बजाज हूँ, 230 होटल का मैनेजर। क्या आप 230 होटल बुक करना चाहेंगे? आरव शर्मा, हाँ, मैं उत्सुक हूँ कि एक 680000 रुपये का होटल कैसा दिखता है। तरुण बजाज, कोई समस्या नहीं, कृपया मेरे साथ आएं, मैं तीनों वीआईपी को अभी 230 होटल ले जाता हूँ। हालांकि वोहरा बहनों ने कहा कि पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे भी जानना चाहती थीं कि 60,000, 80,000 या 1 लाख रुपये का होटल कैसा दिखता है। माया वोहरा ने धीरे से पूछा, ये लड़का इतना अमीर है, तुम उसे कैसे जानती हो? दिया वोहरा, यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आज रात सोने से पहले बताऊंगी। तीनों तरुण बजाज के साथ लिफ्ट से मोती टावर के ऊपर 230 मीटर की ऊंचाई पर 230 होटल गए। 68,000 रुपये प्रति रात का होटल कैसा दिखेगा? अध्याय 148। तरुण बजाज ने आरव शर्मा और अन्य तीनों को फ्रंट डेस्क पर चेक इन करने के लिए लाया। दिया वोहरा ने धीरे से पूछा, भाई क्या तुम वाकई एक रात के लिए रुकना चाहते हो? आरव शर्मा, हाँ, मैं यहाँ पहले कभी नहीं रहा तो मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। दिया वोहरा, लेकिन यह 68,000 रुपये है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत महंगा है? आरव शर्मा, ये थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं इसे वहन कर सकता हूँ। दिया वोहरा, ये सच है, तुम बुगाटी वेरॉन खरीद सकते हो तो तुम्हें इस छोटे से पैसे की परवाह नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा करने और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के बाद तरुण बजाज ने तीनों को मोती टावर के एकमात्र होटल स्वीट में ले गया। दरवाजे के बाईं ओर एक विशाल ग्लास खिड़की है, जो आरव शर्मा की विला की फ्लोर टू सीलिंग खिड़की से भी बड़ी है। तरुण बजाज, यहाँ से आप बांद्रा का पूरा दृश्य देख सकते हैं। अंधेरा होने के बाद आप नवी मुंबई की सबसे खूबसूरत रोशनी देख सकते हैं। फिर उन्होंने एक साधारण दिखने वाली प्लास्टिक कुर्सी उठाई और कहा, इस कुर्सी की कीमत 4,700 रुपये है। टेबल पर मोती टावर के आकार की मिनरल वाटर की बोतल विशेष रूप से हमारे लिए प्रदान की गई है। दिया वोहरा, क्या आप जितना चाहें पी सकते हैं? तरुण बजाज, हाँ, जितना चाहें पिएं। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो आप हमसे और मांग सकते हैं। दिया वोहरा, तो मैं औपचारिकता नहीं करूंगी। हाँ। आरव शर्मा ने भी मोती टावर के आकार की एक मिनरल वाटर की बोतल उठाई, इसे खोला और एक घूंट लिया। ये कुछ खास नहीं लगता, शायद एकमात्र खास चीज़ बोतल का आकार है। फिर कई लोग लिविंग रूम में आए। लिविंग रूम में एक ज़्यादा उच्च स्तरीय शैली का एहसास होता है। थोड़ी दूरी पर 98,000 रुपये की कीमत का एक फुटबॉल टेबल है। इस चीज़ में कुछ भी मज़ेदार नहीं था, तो आरव शर्मा ने एक नज़र देखी और चले गए। दिया वोहरा अचानक चिल्लाए, वाह, ये बैग बहुत सुंदर है। दीदी, आओ और देखो। महिलाएं बईग्ज़ के प्रति प्रतिरक्षित नहीं होती, वे सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बेटों को जन्म दे सकते हैं। माया वोहरा जल्दी से वहां गई, उनकी आंखों में इच्छा थी। तरुण बजाज ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, यह एक सीमित संस्करण का एलवी बैग है, दुनिया में केवल 10 हैं। इसे सचमुच पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये सब मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इसे बेचना चाहता है या नहीं। अगर मालिक इसे बेचना नहीं चाहता तो चाहे आप कितना भी पैसा दें, ये बेकार है। आरव शर्मा को बैग में कोई रुचि नहीं थी। वह पास की दीवार पर लटके एक कंबल से आकर्षित हुए। तरुण बजाज ने जल्दी से परिचय दिया, इस कंबल ने हमारे देश का ललित कला और शिल्प के लिए स्वर्ण पदक जीता है और इसकी कीमत 1,200,000 रुपये है। आरव शर्मा, कमाल है, धनी लोगों का जीवन इतना शानदार है। एक कंबल के लिए 20,000, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तरुण बजाज, महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। आप खुद एक धनी व्यक्ति हैं, बस शायद आप खुद पर पैसा खर्च करने के इच्छुक नहीं हैं। फिर तरुण बजाज ने तीनों को बाथरूम में ले गए। 1,8,000 रुपये की कीमत वाले जकूजी को देखकर दिया वोहरा नियंत्रण खो बैठी। वाह, अगर मैं यहाँ लेटकर गुलाब की पंखुड़ियों का स्नान कर सकूं, रेड वाइन पी सकूं और बांद्रा का रात का दृश्य देख सकूं, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आरव शर्मा, तो बाद में आकर इसे आजमा लो। दिया वोहरा, तो मैं तुम्हारे साथ औपचारिकता नहीं करूंगी बड़े भाई, मैं वाकई बाद में इसे आजमाऊंगी। आरव शर्मा, हाँ, इसे आजमा लो। मेरी दीदी को भी बुलाओ कि वह इसका आनंद ले। ये कहकर आरव शर्मा ने अंजलि शर्मा को फ़ोन किया। फ़ोन काटने के बाद अंजलि शर्मा जल्दी से ड्राइव करके आए। फिर तरुण बजाज ने तीनों को ऑडियो विजुअल रूम में ले गए।
पूरा ऑडियो विजुअल रूम तकनीकी भावना से भरा हुआ था, जो आरव शर्मा ने केवल फिल्मों में देखा था। मसाज चेयर पर बैठकर फिल्म देखना निश्चित रूप से बहुत आनंददायक होगा। अंत में तरुण बजाज ने तीनों को स्टारी स्काई बेडरूम में लाया। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्टारी स्काई बेडरूम का मतलब है कि बेडरूम की छत पर छोटी छोटी रोशनी के बिंदु हैं, जैसे ब्रह्मांड में तारे। यहाँ सोना ऐसा लगता है जैसे आप बाहरी अंतरिक्ष में हो, जो विज्ञान कथा से भरा है। तरुण बजाज: बॉस, क्या आप हमारे गेस्ट रूम से संतुष्ट हैं? आरव शर्मा: ये काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन ये 60,000 या 80,000 रुपये के लायक नहीं है। तरुण बजाज: चिंता न करें, हम मुफ्त रात का खाना और नाश्ता भी प्रदान कर रहे हैं। क्या हम आपको अब स्काई क्लब में रात के खाने के लिए ले चलें? आरव शर्मा: 1 मिनट रुकें, मेरी दीदी यहाँ है। जब तक वह नहीं आती तब तक इंतजार करें। तुम बाहर जाकर अपना काम करो, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तरुण बजाज: ठीक है, कृपया जैसा चाहें करें। तरुण बजाज के जाने के बाद दिया वोहरा तुरंत एलवी बैग्स देखने दौड़ी। लगता है कि इस बैग ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसे चलने में असमर्थ कर दिया है। आरव शर्मा ऑडियो विजुअल रूम में दौड़े, मसाज चेयर पर बैठे और एक फिल्म देखने के लिए ढूंढी। माया वोहरा कुछ देर इधर उधर घूमी, अपनी बहन के पास आए और पूछा, छोटी बहन, तुम मुझसे कैसे मिली? दिया वोहरा ने अपनी और आरव शर्मा के बीच के भाग्य के बारे में संक्षेप में अपनी बहन को बताया। माया वोहरा हैरान थी और पूछा, क्या तुम पक्की हो कि वह करोड़ों की कीमत वाली स्पोर्ट्स कार चलाता है? दिया वोहरा: बेशक, मैंने इसे चेक किया। बुगाटी वेरॉन 5 करोड़ की कीमत वाली स्पोर्ट्स कार। माया वोहरा: मुझे याद है कि अंजलि शर्मा का परिवार गांव से है। उनके भाई के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? दिया वोहरा: क्या तुम लोगों को पैसा कमाने में मदद नहीं करती? माया वोहरा: तुम इतनी जल्दी पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हो? दिया वोहरा: मुझे कैसे पता होगा? अगर मुझे पता होता तो मैं जाकर पैसा कमाती। खैर, ज़्यादा मत सोचो, यह शायद तुम्हारी जिंदगी में यहाँ आने का एकमात्र मौका हो, तो मजे करो। छोटी बहन ज़्यादा खुले विचारों वाली है, जबकि बड़ी बहन बस बहुत ज़्यादा सोचती है। 1 घंटे से ज़्यादा समय बाद अंजलि शर्मा आखिरकार पहुंच गई। लंबे समय बाद एक दूसरे से न मिलने वाली अंजलि शर्मा और माया वोहरा ने उत्साह से एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ने कुछ देर तक अभिवादन का आदान प्रदान किया, फिर तरुण बजाज उन्हें 271 मीटर ऊपर स्काई क्लब में रात के खाने के लिए ले गए। अंजलि शर्मा ने धीरे से पूछा, छोटे भाई, तुम यहाँ कमरा क्यों किराए पर ले रहे हो? ये प्रति रात कितना है? आरव शर्मा: ज़्यादा नहीं, मैं बस ऊपर से बांद्रा का रात का दृश्य देखना चाहता था, इसलिए मैंने इसे बुक कर लिया। वास्तव में, भले ही आरव शर्मा ने यह न कहा हो, अंजलि शर्मा अनुमान लगा सकती थी कि यह निश्चित रूप से महंगा होगा। हालांकि आरव शर्मा ने बहुत पैसा कमाया था, तो कुछ पैसा आनंद लेने के लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और चूंकि दोस्त मौजूद थे, अंजलि शर्मा ने और कुछ नहीं कहा। स्काई क्लब रिवॉल्विंग रेस्तरां के ऊपर की मंजिल पर स्थित है। आज रात स्काई क्लब केवल आरव शर्मा और उनके समूह की मेजबानी कर रहा है। स्काई क्लब में आपका स्वागत है। कई वेटरों ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। दरवाजे में प्रवेश करते ही एक बड़ा डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था, जो काफ़ी रोमांटिक लग रहा था। तीनों लड़कियों ने तुरंत उत्सुकता से अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और तस्वीरें लेने लगीं। यह उनकी पहली बार थी कि उन्होंने इतने रोमांटिक टेबल पर खाना खाया। चारों बैठ गए। वेटर एक बोतल शैंपेन लाया और बोला, महोदय, ये 2009 का डॉम पेरिग्नन है, जो वर्तमान में 3,800 रुपये का है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे अभी आपके लिए खोल दूं? आरव शर्मा: मैंने कभी 2009 का शैंपेन नहीं चखा। इसे खोलो, हम सब मिलकर चखेंगे। वेटर ने शराब खोली और चारों लोगों के लिए एक एक ग्लास डाला। मैं अनुमान लगाता हूं कि यह ग्लास शराब 600 रुपये की है और एक घूंट की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है। शेफ सामग्री के साथ आया और परिचय दिया। पहला मुख्य व्यंजन समुद्री भोजन और जमीन का संयोजन है, और फिर यांगचेंग लेक हैरी क्रैब। दिया वोहरा: वाह, वह केकड़ा बहुत बड़ा है। एक की कीमत कितनी है? शेफ: ये सभी मादा केकड़े हैं, लगभग 980 रुपये प्रत्येक। दिया वोहरा: हे भगवान, इतना महंगा। शेफ: यह असली यांगचेंग लेक हैरी क्रैब है, तो यह स्वाभाविक रूप से ज़्यादा महंगा है। हालांकि ये सब सेट मील में शामिल है, तो आपको अतिरिक्त भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। महंगा होने का एक कारण है, इस केकड़े में बहुत सारा क्रैब रो है और क्रैब मांस साधारण केकड़ों की तुलना में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एक केकड़ा खाने के बाद आरव शर्मा को लगा कि उन्होंने पहले जो तथाकथित यांगचेंग लेक हैरी क्रैब खाए थे, वे सभी नकली थे। चारों ने बार बार हैरानी में अपना रात का खाना खत्म किया। हर व्यंजन उन्हें बहुत नया लगता था। दिया वोहरा ने अपने पेट को रगड़ा और कहा, यह मेरे बचपन से अब तक का सबसे भरपेट और संतुष्ट करने वाला खाना है। माया वोहरा: मुझे इतना मत खिला दो, वरना मैं कुछ और खाना नहीं चाहूँगी।
दिया वोहरा, हाँ मैं कड़ी मेहनत करके पैसा कमाऊंगी। जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं हफ्ते में एक बार यहाँ खाने आऊंगी। अंजलि शर्मा, तो मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ बार खाने के बाद ऊब जाओगी। इस तरह का उच्च स्तरीय खाना एक ही तरह से पकाया जाता है, तो इसे कुछ बार खाने के बाद ये कुछ खास नहीं रहेगा। दिया वोहरा, मैं इसे खाना चाहती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। अचानक आरव शर्मा के दिमाग में एक विचार कौंधा। दिया वोहरा एक होस्ट के रूप में लोकप्रिय नहीं है क्योंकि उसके लाइव प्रसारण में कोई विशेषता नहीं है। दूसरे लोग लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं? या तो आप पर्याप्त आकर्षक हैं, प्रतिभा रखते हैं, या किसी गिल्ड द्वारा समर्थित हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय हो जाएंगे। दिया वोहरा का पहनावा ऐसा लगता था जैसे वह शिव मंदिर में पूजा करने जा रही हो। उसके पास कोई विशेष रूप से अच्छी प्रतिभा नहीं थी, वह फ्लर्ट करना नहीं जानती थी, वह नखरे करना नहीं जानती थी, और वह खुद को उजागर नहीं करना चाहती थी। मैं पूछता हूँ, लाइव प्रसारण देखने वालों के पास उसे देखने का क्या कारण है? अगर वह कुछ अनूठी विशेषताएं ला सकती है तो प्रशंसक स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेंगे। वे इस बार मोती टावा आने पर हर बार हैरान थे। दूसरे लोग निश्चित रूप से यहाँ की हर चीज से हैरान होंगे। तो दिया वोहरा एक उच्च खपत अनुभव एंकर क्यों नहीं बनती? निश्चित रूप से कई लोग जो इसे वहन नहीं कर सकते उसका अनुसरण करेंगे और उसके माध्यम से हर उच्च खपत स्थान का अनुभव करेंगे। हालांकि दिया वोहरा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से इस तरह के लाइव प्रसारण को वहन नहीं कर सकती। केवल आरव शर्मा उसे समर्थन दे सकते हैं, लेकिन आरव शर्मा मूर्ख नहीं है, वह उसे पैसे से समर्थन क्यों देगा? जब तक कि वह उनकी कंपनी के तहत एक एंकर न बन जाए तब वह उसे समर्थन देने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार होगा। लेकिन दिया वोहरा अभी अच्छा कर रही है और उसकी सीनियर बॉस उसका अच्छा ख्याल रख रही है। उसे उस सीनियर स्कूलमेट को छोड़कर आरव शर्मा के साथ सहयोग करने के लिए कैसे मनाया जाए? अध्याय 149। अपनी बहन को खोया हुआ देख माया वोहरा ने जल्दी से पूछा कि क्या वह किसी बात को लेकर चिंतित है। दिया वोहरा पहले तो कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि वह इसे छिपा नहीं सकती, तो उसने बस कह दिया। पहले जब वह दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में थी, उसकी सीनियर बॉस ने उसे बाहर बुलाया और कहा कि रात 10 बजे उसके लिए एक पीके की व्यवस्था की गई है। अगर वह आज रात पीके जीत लेती है तो वह इसे जारी रख सकती है। अगर वह आज रात पीके हार जाती है तो वह केवल महीने के अंत तक कर सकती है। आखिरकार उसका आधार वेतन प्रति माह 3,000 रुपये है, लेकिन उसका मासिक टर्नओवर केवल लगभग 1,000 रुपये है और बॉस इसे सहन नहीं कर सकता। ओबरॉय स्काई टावर्स का किराया प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक है और परिचालन लागत बहुत अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस उसे निकालने का कारण ढूंढ रहा है। आरव शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी सीनियर दीदी बॉस क्या सोचती है? वह तुम्हें लाइव स्ट्रीम करने के लिए प्रति माह लाखों रुपये में ओबरॉय स्काई टावर्स में एक स्वीट किराए पर लेती है। बाहर एक बड़ा ऑफिस किराए पर लेने में इतना खर्च नहीं होता। दिया वोहरा, क्योंकि हमारी कंपनी के सभी एंकरों का एक ही व्यक्तित्व है, जो है गोरी, अमीर और सुंदर। ओबरॉय स्काई टावर्स में रहने से प्रशंसक इस व्यक्तित्व पर विश्वास करेंगे। अगर हम बाहर ऑफिस किराए पर लेते हैं तो हम इस व्यक्तित्व को स्थापित नहीं कर सकते। आरव शर्मा, तो क्या ये किरदार सेटिंग बहुत उपयोगी है? दिया वोहरा, यह मेरे लिए बेकार है, लेकिन हमारी कंपनी के 2 शीर्ष एंकरों के लिए यह वाकई उपयोगी है। क्योंकि हर कोई सोचता है कि वे गोरी, अमीर और सुंदर हैं और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपहार रॉकेट से शुरू होते हैं और उन्हें सस्ते उपहार देने में शर्मिंदगी होती है। और कई लोगों की मानसिकता होती है कि अगर वे गोरी, अमीर और सुंदर महिलाओं के साथ कुछ संबंध बना सकते हैं तो उन्हें बहुत गर्व होगा। वैसे मैंने अपनी सीनियर से सुना कि गोरी, अमीर और सुंदर व्यक्तित्व बहुत उपयोगी है। मुझे नहीं लगा था कि साधारण लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में इतनी सारी तरकीबें हैं। पहले वे सभी सोचते थे कि एंकरों को बस कैमरे के सामने बैठकर चैट करना, अपनी प्रतिभा दिखाना आदि करना होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें एक व्यक्तिगत किरदार भी बनाना पड़ता है। दिया वोहरा ने आरव शर्मा और अन्य लोगों को कई डॉइन इन्फ्लुएंसर्स का परिचय भी दिया। उनमें से प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व है, जैसे जीवन गुरु, उद्यमिता गुरु आदि। कोई भी लोकप्रिय एंकर के पास उसका अपना अनूठा और विशिष्ट व्यक्तित्व होना चाहिए। लगता है कि दिया वोहरा को इस उद्योग की कुछ समझ है, लेकिन उसका गोरी, अमीर और सुंदर किरदार पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और दर्शक इसे स्वीकार नहीं करते। देखते हुए कि समय हो रहा था, दिया वोहरा ने आरव शर्मा और अन्य तीनों को अलविदा कहा और जल्दी से लाइव प्रसारण के लिए वापस चली गई। आरव शर्मा और अन्य तीनों 230 होटल स्वीट में गए, खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए दिया वोहरा का लाइव प्रसारण देखने लगे। अभी रात के 10 बजे से आधा घंटा बाकी है और दिया वोहरा अपने लाइव प्रसारण कक्ष में दर्जनों प्रशंसकों के साथ चैट कर रही है। वे खुशी से चैट कर रहे थे, लेकिन जब उसने उल्लेख किया कि वह बाद में अन्य समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी तो 80 से ज़्यादा लोग तुरंत 30 से ज़्यादा हो गए।
सीधे तौर पर कहें तो ये लोग यहाँ मुफ्त में कुछ लेने आए हैं और उनसे पैसा खर्च करने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। दिया वोहरा को बहुत निराशा हुई और उसे लगा कि वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगी। इस समय गोरी, अमीर और सुंदर किरदार छवि की कमियां स्पष्ट हो गईं। बैरेज एंकर, क्या तुम गोरी, अमीर और सुंदर एंकर नहीं हो? फिर तुम अन्य एंकरों की तरह प्रशंसकों से पैसा क्यों ठग रही हो? लगता है कि सभी इंटरनेट सेलिब्रिटी एक जैसे हैं, प्रशंसकों को हासिल करने के अवसर ढूंढते हैं। तुम पहले इतनी अच्छी तरह से दिखावा कर रही थी, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम स्पष्ट रूप से उपहार मांग रही हो, है ना? दिया वोहरा उदास थी। आमतौर पर वह गोरी, अमीर और सुंदर छवि के साथ इधर उधर घूमती है और कोई उसके साथ नहीं रहता। जब पीके का जिक्र होता है तो हर कोई उसे गोरी, अमीर और सुंदर महिला क्यों मानता है? सीधे तौर पर कहें तो लोग बस पैसा देना नहीं चाहते, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। दिया वोहरा को अभी भी बचे हुए कुछ दर्जन प्रशंसकों पर भरोसा करना है कि वह आज रात के पीके में लड़े। भले ही हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, वह गुस्सा नहीं हो सकती, बल्कि उसे धैर्यपूर्वक समझाना होगा और सबको मनाना होगा। जब आरव शर्मा ने उसकी विनम्र छवि देखी तो उन्होंने असहाय होकर सिर हिलाया। एक गोरी, अमीर और सुंदर महिला को कम से कम लोगों को एक उच्च और ठंडा एहसास देना चाहिए। वह गोरी, अमीर और सुंदर कैसे मानी जाएगी? मैं इतनी विनम्रता से सभी से गलतफहमी न करने की विनती कर रही हूँ। मैं गोरी, अमीर और सुंदर कैसे दिख सकती हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि उसके प्रशंसक नहीं हैं। जल्द ही रात के 10 बज गए। दिया वोहरा केपी के प्रतिद्वंद्वी ने लाइव प्रसारण के लिए एक अनुरोध भेजा। हाँ, दिया वोहरा ने एक सांस छोड़ी। माइक्रोफोन कनेक्शन स्वीकार किया। दूसरे व्यक्ति का आईडी जिया मलिक है, जो काफ़ी भद्दा है। उसके खाते में 1-2-0-0-0-0 फॉलोअर्स हैं। दिया वोहरा के 1-3-0-0-0-0 प्रशंसक हैं। लेकिन प्रशंसकों की संख्या के मामले में दिया वोहरा को अभी भी बढ़त है। आरव शर्मा जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में गए और देखा। वहां रियल टाइम में 200 लोग ऑनलाइन थे, जो दिया वोहरा के 50 से ज़्यादा लोगों से 3 गुना ज़्यादा है। ये प्रशंसक निष्ठा का अंतर है। ये स्पष्ट है कि दिया वोहरा के प्रशंसकों की गुणवत्ता उसके प्रतिद्वंद्वी जितनी अच्छी नहीं है। हेलो छोटी, तुम कैसी हो? जिया मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। दिया वोहरा को लगा कि उसने खेल हार लिया है, लेकिन उसे फिर भी आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसलिए उसने जल्दी से मुस्कुराकर जवाब दिया, जिया मलिक हेलो। जिया मलिक, क्या हमें वार्म अप करने की ज़रूरत है? कोई शो करना? दिया वोहरा, क्या इसकी ज़रूरत है? जिया मलिक, बेशक, मैं अपने प्रशंसकों के लिए नृत्य करने जा रही हूँ। दिया वोहरा, ठीक है, मैं भी इसकी सराहना करूँगी। जिया मलिक, हाँ सभी लोग, मूर्खता करने के लिए माफ़ी। ये कहकर जिया मलिक कुछ कदम पीछे हटी ताकि उसका पूरा शरीर चित्र में आ जाए। सच कहें तो इसे नृत्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि फ्लटिंग कहा जा सकता है। हर तरह की आकर्षक हरकतें, जैसे कि नितंब बाहर निकालना, कूल्हे हिलाना और छाती बाहर निकालना। वह विशेष रूप से नीचे बैठना, सिर उठाना और फिर धीरे धीरे फिर से खड़े होना पसंद करती थी। इस हरकत का एकमात्र आकर्षण यह है कि जब आप नीचे बैठते हैं तो आपकी छाती का अधिकांश हिस्सा उजागर हो जाता है। मूल रूप से उसके लाइव प्रसारण कक्ष में केवल 200 लोग थे, लेकिन एक नृत्य के बाद संख्या 800 से अधिक हो गई। जाहिर है, जिया मलिक ने ऑनलाइन दिया वोहरा को एंकर बनना सिखाया। दिया वोहरा शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में बहुत नाखुशी थी। वह हारना नहीं चाहती थी, न इसलिए कि वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी खोना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह शर्मिंदगी में निकाले जाने और यह स्वीकार करने से बचना चाहती थी कि वह एक एंकर के रूप में असफल रही है। लेकिन वह खुद को जिया मलिक की तरह आकर्षक ढंग से पोज देने और प्रशंसकों को उपहार देने के लिए आकर्षित करने के लिए मना नहीं कर सकी। वास्तव में सीधे तौर पर कहें तो क्योंकि उसका व्यक्तित्व स्थापित नहीं हुआ है, वह अब संघर्ष कर रही है और वह जो कुछ भी करती है वह सही नहीं है, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करती तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। इस समय बॉस ने दिया वोहरा के व्यक्तिगत मोबाइल पर एक मैसेज भेजा। दूसरों से सीखो, पैसा कमाओ, ये शर्मनाक नहीं है। जिया मलिक के लिए एंकर बनना उसका काम है और वह कुछ भी करने को तैयार है जब तक कि उसे अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित न किया जाए। लेकिन दिया वोहरा के लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए एंकर बनना सिर्फ एक पार्ट टाइम नौकरी है। उसका मुख्य काम फिल्म और टेलीविजन में अभिनय करना है। अगर वह अब थोड़े ट्रैफिक के लिए अपनी छवि की परवाह नहीं करती, तो अगर वह भविष्य में प्रसिद्ध हो जाती है तो ये सब उसका काला इतिहास होगा। इसलिए उसने अपने बॉस को बहुत स्पष्ट मैसेज वापस भेजा कि वह अपनी प्रतिद्वंद्वी की तरह अपनी छवि की अनदेखी नहीं कर सकती। जल्द ही बॉस ने उसे जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। अगर तुम आज रात असफल हो गई तो तुम्हें जाना होगा। बॉस की अपनी मजबूरियां हैं और दिया वोहरा उसे दोष नहीं देती, लेकिन वह अपनी छवि को ट्रैफिक के बदले बेचने की बिल्कुल नहीं कर सकती।
जिया मलिक अपनी सीट पर लौटी और मुस्कुराते हुए बोली, आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैंने अभी जो मूर्खता की उसके लिए वाकई खेद है। बैरेज तुरंत जीवंत हो गया। एंकर, कोई बात नहीं, मुझे अभी का नृत्य बहुत पसंद आया। एंकर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आकर्षक हो। ठीक है, ठीक है, जब पीके शुरू होगा मैं तुम्हें एक प्रिंसेस क्राउन दूंगा। एंकर, अगर तुम पीके जीत जाती हो तो क्या तुम फिर से नाचोगी? अगर तुम फिर से नाच सकती हो तो मैं तुम्हें एक पोस्ट दूंगा। जिया मलिक ने मौके को भुनाया और जल्दी से कहा, जब पीके शुरू होगा तो आप भाइयों को मेरी मदद करनी होगी। अगर मैं हार गई तो मैं शायद इस उद्योग को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी और मुझे भविष्य में आप भाइयों के लिए नाचने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं पीके जीत सकती हूं तो मैं हर दिन आप भाइयों के लिए नाचूंगी। इसने उसके लाइव प्रसारण कक्ष में एक समूह के लोगों को बहुत खुश कर दिया और उन्होंने जल्दी से अपनी राय व्यक्त की। मुझे तुम जैसे छोटे एंकर पसंद हैं जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। तुम निश्चित रूप से जीतोगी। मैं कहता हूं, यहां तक कि यीशु भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोटा एंकर काफी समझदार है। मैं बाद में तुम्हें एक पोस्ट दूंगा। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो तो तुम्हें और उपहार मिलेंगे। जिया मलिक इतनी खुश थी कि वह अपनी टांगें बंद नहीं कर सकी। ओह नहीं, वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। इसके विपरीत दूसरी ओर दिया वोहरा दुख में थी। जिया मलिक के नाचने से पहले उसके लाइव प्रसारण कक्ष में 50 से ज्यादा लोग थे। जब जिया मलिक ने नृत्य खत्म किया तो लाइव प्रसारण कक्ष में केवल लगभग 30 लोग बचे थे। आश्चर्यजनक रूप से 20 से ज्यादा लोग जिया मलिक के आकर्षक नृत्य से आकर्षित हो गए थे। यह एक बड़ा दुख है। इस समय भाई माचिस नाम के आईडी वाले एक व्यक्ति ने दिया वोहरा को एक निजी मैसेज भेजा। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए मेरे साथ रहने के लिए 30,000 रुपये दूंगा। ठीक है। अध्याय 150। सच कहें तो एक सामान्य मजदूर वर्ग के परिवार की द्वितीय वर्ष की छात्रा के लिए 30,000 रुपये निश्चित रूप से एक विशाल राशि है। अगर यह कोई थोड़ी घमंडी लड़की होती तो वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार कर लेती। 30,000 रुपये से वह बैग, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन खरीद सकती थी, जो उसे कुछ समय के लिए अपने सहपाठियों के सामने दिखावा करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन यह व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग 30,000 रुपये से ललचाएंगे और फिर अनैतिक या यहाँ तक कि अवैध काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग भी 30,000 रुपये से ललचाएंगे, लेकिन वे प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं और सभी बुरी चीज़ों को अस्वीकार कर सकते हैं। दिया वोहरा बाद वाली श्रेणी में आती है। ये ठीक इसलिए है क्योंकि वह मानती है कि एक सज्जन को उचित तरीके से पैसा कमाना चाहिए। वह लाइव प्रसारणों में अन्य महिला एंकरों की तरह अपनी छवि को उजागर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस निजी मैसेज को देखने के बाद उसने जवाब नहीं दिया बल्कि सीधे दूसरी ओर को ब्लॉक कर दिया। कुछ सेकंड बाद दिया वोहरा को एक वीचैट मैसेज मिला। अगर तुम आज रात हार गई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं बाद में तुम्हें 30,000 रुपये के उपहार दूंगा और तुम मेरे साथ 1 महीने, कम से कम आधा महीना रहोगी। अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करती तो मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी का समर्थन करूंगा। वीचैट मैसेज भेजने वाला व्यक्ति वीरेंद्र गिल है, जो अग्निपंथ गिल्ड का बॉस है। अग्निपंथ गिल्ड मनोरंजन गिल्ड का एक सहायक गिल्ड है। मनोरंजन गिल्ड वर्तमान में गजेंद्र एंटरटेनमेंट, इंटरनेट सेलिब्रिटी एंकरों की एजेंसी के साथ अधिग्रहण की बातचीत कर रहा है। गजेंद्र एंटरटेनमेंट कंपनी नक्षत्र एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ अधिग्रहण के बारे में बातचीत कर रही है। अगर इन संबंधित कंपनियों के बीच बातचीत सुचारू रूप से चलती है तो वीरेंद्र गिल जल्द ही नक्षत्र एंटरटेनमेंट, एक प्रसिद्ध घरेलू फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी, के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक बन जाएगा। वीरेंद्र गिल भी नवी मुंबई ड्रामा अकादमी का छात्र था और 10 साल पहले स्नातक हुआ था। इस व्यक्ति की 2 बार तलाक हो चुकी है, दोनों बार विवाहेतर संबंधों के कारण। बाद में उसने बस शादी न करने का फैसला किया और जब उसे शारीरिक जरूरतें होती थीं तो वह अपने अधीन युवा एंकर का फायदा उठाता था। कुछ छोटे एंकर प्रसिद्ध होने के लिए उसकी बात मान लेते थे। अगर वाकई कोई नया एंकर नहीं मिलता जिसे वह पसंद करता तो वह बस चला जाता। जब तक ये शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकता था तब तक ठीक था। लेकिन यह व्यक्ति बहुत अनैतिक है। लड़की के साथ सोने से पहले वह हर तरह के वादे करता था, कहता था कि वह उसे प्रसिद्ध कर देगा और उससे बहुत सारा पैसा कमाएगा, लेकिन उसके साथ सोने के बाद वह अपने वादों से मुकर जाता था। हालांकि उन छोटे एंकरों ने असमान समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। अगर वे एक तरफा अनुबंध तोड़ते हैं तो उन्हें लाखों रुपये का हर्जाना देना होगा। वे प्रति माह केवल 2 से 3,000 रुपये कमाते हैं। वे गिल्ड को इतना पैसा कहाँ से देंगे? इसलिए उन्हें बहुत नुकसान हुआ और उन्हें इसे स्वयं सहन करना पड़ा। आप बॉस का विरोध नहीं कर सकते और आप बिना अनुमति के गिल्ड नहीं छोड़ सकते। इसलिए वीरेंद्र गिल और भी बेधड़क हो गया और जिस भी एंकर को वह पसंद करता था उसे परेशान करता था। पिछले साल वीरेंद्र गिल एक इवेंट में दिया वोहरा की वर्तमान सीनियर और बॉस राधिका तिवारी
से मिला। वीरेंद्र गिल राधिका तिवारी की बौद्धिक सुंदरता से आकर्षित हुआ और उसने हर संभव तरीके से उसके साथ सोने की कोशिश की। हालांकि राधिका तिवारी ने पहले की फिल्म और टेलीविजन ड्रामा शूटिंग से मिले पारिश्रमिक के साथ अपनी लाइव प्रसारण कंपनी को समर्थन दिया और वीरेंद्र गिल से कुछ नहीं मांगा, इसलिए वह कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन वीरेंद्र गिल ने हार नहीं मानी। अगर वह अमीर राधिका तिवारी को नहीं संभाल सकता था तो वह उसके अधीन युवा एंकरों को कैसे नहीं संभाल सकता था। दिया वोहरा उसका नया लक्ष्य है। एक और, दिया वोहरा का लाइव स्ट्रीमिंग 1 साल से ज़्यादा समय से कोई प्रगति नहीं कर रहा है और उसे निश्चित रूप से एक सफलता की तलाश होगी। दूसरी ओर, वह सुंदर है, इसलिए वीरेंद्र गिल ने उस पर नज़र रखी। वीरेंद्र गिल ने विभिन्न तरीकों से खुलेआम और गुप्त रूप से उसे पैसे से लुभाने की कोशिश की और उसके लिए एक सुनहरा भविष्य चित्रित किया, लेकिन वह उसे प्रभावित नहीं कर सका। इसलिए दिया वोहरा ने मैसेज को सीधे डिलीट कर दिया और उसका जवाब भी नहीं दिया। इस समय प्रतिद्वंद्वी जिया मलिक ने अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत पूरी कर ली थी। वह मुस्कुराए और दिया वोहरा से पूछा कि क्या वे शुरू कर सकते हैं। चूंकि तुम्हें वैसे भी हारना है, जितनी जल्दी शुरू करो उतनी जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हो। दिया वोहरा ने सिर हिलाया और कहा, चलो शुरू करते हैं। जिया मलिक एक चालाक व्यक्ति है। उसने अपने सेकेंडरी अकाउंट से दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष को चेक किया और पाया कि वहां केवल 30 से ज़्यादा लोग हैं। उसे लगा कि वह जीत चुकी है। पी के प्रभाव को बढ़ाने और ज़्यादा लोगों को उपहार देने के लिए लुभाने के लिए जिया मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी, हमारे लाइव प्रसारण को देख रहे प्रशंसकों के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए हम एक शर्त क्यों न जोड़ें। दिया वोहरा, अरे, हमें दांव बढ़ाने की ज़रूरत है। जिया मलिक, हाँ, तुम्हारे पास मुझसे 10,000 से ज़्यादा प्रशंसक हैं, तुम हार नहीं सकती, है ना। ये ग्रीन टी हमेशा चाय की तरह बोलती है। दिया वोहरा जानती थी कि वह निश्चित रूप से हार जाएगी और वह लड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी बॉस राधिका तिवारी ने उसे एक मैसेज भेजा जिसमें उसे शर्त स्वीकार करने को कहा। अगर तुम इसे स्वीकार करती हो, भले कि तुम हार जाओ, तुम फिर भी कोशिश कर सकती हो। अगर तुम्हारा टर्नओवर आज रात 10,000 तक पहुंच जाता है, भले ही तुम पी के हार जाओ, मैं तुम्हें रखूंगी। एक बॉस और सीनियर छात्रा के रूप में राधिका तिवारी ने दिया वोहरा के प्रति काफ़ी सहनशीलता दिखाई है। जब तक वह थोड़ी सी उम्मीद दिखा सकती थी, राधिका तिवारी उसे एक मौका देने को तैयार थी। अगर तुम पी के जीत जाती हो या तुम्हारा टर्नओवर 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो तुम रह सकती हो। बेशक दिया वोहरा को इसे आजमाना था। वह मुस्कुराई और जिया मलिक से बोली, ठीक है, मैं दोनों पक्षों के प्रशंसकों के लिए सबसे रोमांचक लाइव प्रसारण पेश करने को तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सबसे उचित शर्त क्या होगी। जिया मलिक, ऐसा करो, हम 3 में से 2 गेम खेलते हैं और हारने वाला मेरे जैसे कपड़े पहनकर 10 में ढककूद करना होगा। तुम्हें क्या लगता है। जिया मलिक वाकई अपने लोकट ड्रेस के साथ खेलना जानती है। जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में बैरेज तुरंत जीवंत हो गया। 666, छोटी फैंग मेरे दिल को अच्छी तरह समझती है। एंकर, तुम्हें खेलना आता है। हालांकि मैं वाकई तुम्हें मेढक कूद करते देखना चाहता हूं, छोटी फैंग, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जीतने दूंगा। यह एक अच्छी शर्त है, लेकिन मैं तुम्हें मेढक कूद करते देखना चाहता हूं। तुम्हें अपने जैसे कपड़ों में मेढक कूद करना होगा, वरना मैं नहीं देखूंगा। जिया मलिक ने जल्दी से कहा, अगर मैं आप भाइयों की मदद से पी के जीत जाती हूं तो मैं आपको एक लाभ दे सकती हूं, 10 में ढककूद। मेरी सहनशक्ति अच्छी नहीं है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार ही कूद सकती हूं। बैरेज, 10 बार पर्याप्त है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस ड्रेस में नाचोगी। मुझे लगता है कि इस ड्रेस का कॉलर अभी भी थोड़ा ऊंचा है। अगर ये थोड़ा और नीचा हो सकता तो ये सही होगा। ये ठीक है, अगर यह और नीचा हुआ तो एंकर को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जिया मलिक, ओह, आप भाई लोग बहुत शरारती हैं। अगर मुझे अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया तो आपको मेरे रहने के खर्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुरंत और टिप्पणियां आईं। लाइव प्रसारण देख रहे लोग उसकी आकर्षकता से उत्साहित थे। आरव शर्मा ऐसी नखरे वाली आवाज़ सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर वह भी एंकर देखना पसंद करते तो शायद वह उसे उपहार देने से खुद को रोक नहीं पाते। हालांकि इससे ये भी देखा जा सकता है कि दिया वोहरा निश्चित रूप से हार जाएगी। दिया वोहरा भी मजबूरी में अपना व्यवसाय जारी रख रही थी और अपने लाइव प्रसारण कक्ष में 40 से ज़्यादा लोगों से बोली, अगर मैं आज असफल हो गई तो मैं चली जाऊंगी। इसलिए मैं अभी भी उम्मीद करती हूं कि हर कोई मेरी मदद कर सकता है। कुछ छिटपुट टिप्पणियां निकलीं। एंकर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं केवल तुम्हें एक छोटा लाल फूल दे सकता हूं। होस्ट, मैं तुम्हें और उपहार दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें हमें कुछ लाभ देना होगा। बॉस सही कह रहा है, तुम मुंह खोलते ही उपहार मांगती हो, ये कैसे संभव है। मेरे खाते में अभी भी 3 लाख रुपये से ज़्यादा हैं। अगर तुम मुझे संतुष्ट करती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसे सोच लो। दिया वोहरा बैरेज को घूरते हुए चुप रह गई। अवसर ठीक सामने है।
अगर तुम इसे पकड़ लेती हो तो तुम निश्चित रूप से जीत जाओगी। अगर तुम इसे नहीं पकड़ सकती तो तुम्हारी हार निश्चित है। इस समय राधिका तिवारी ने एक और मैसेज भेजा। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम जारी रखना चाहती हो तो सहमत हो जाओ। तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो और वह तुमसे कुछ ज़्यादा करने को नहीं कहेगा। अगर तुम अब और नहीं करना चाहती तो मना कर दो और बस हार मान लो। दया वोहरा इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग रो पड़ी। बॉस प्रदर्शन के लिए दबाव डाल रही है, गलत इरादों वाले लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, प्रतिद्वंद्वी अभी भी उस पर नजर रखे हुए हैं और वह इस उद्योग को छोड़ना नहीं चाहती। उसे वाकई नहीं पता कि क्या करना है। इस समय 2 नए रजिस्टर्ड सफ़ेद अकाउंट्स ने बैरेज भेजे। यानजी, उनकी बात मत सुनो। सबसे खराब स्थिति में मैं बस छोड़ दूंगी। यूए, तुम सम्मान के साथ जा सकती हो लेकिन तुम्हें अपमान में नहीं रहना चाहिए। जाहिर है, इस आईडी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 2 सफ़ेद अकाउंट्स के मालिक कौन हैं। एक माया वोहरा है और दूसरी अंजलि शर्मा। बेशक वे नहीं चाहती थीं कि दया वोहरा अपनी गरिमा बेच दे। अपनी 2 बहनों के देखने के साथ दया वोहरा निश्चित रूप से फिर से अपनी गरिमा नहीं छोड़ सकती। उसने तुरंत मना कर दिया। आपके दयालुता के लिए धन्यवाद। उपहार देना या न देना पूरी तरह से आप पर निर्भर है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। इन शब्दों के कहते ही लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या तुरंत 20 से ज़्यादा कम हो गई। दया वोहरा को निराशा हुई और उसने हार मान ली। राधिका तिवारी ने असहाय होकर सिर हिलाया और निराश होकर दया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष को छोड़ दिया। लाइव प्रसारण देख रहे आरव शर्मा को अचानक एक सिस्टम रिमाइंडर मिला। सिस्टम एक अस्थायी कार्य शुरू करता है। कार्य पूरा करने पर आपको 1 करोड़ वर्चुअल डॉइन कॉइन से पुरस्कृत किया जाएगा। कार्य देखने के लिए क्लिक करें। आरव शर्मा, अरे, तुम चाहते हो कि मैं उसकी मदद करूं? सिस्टम, इंटरनेट सेलिब्रिटी अर्थव्यवस्था अभी तेजी से बढ़ रही है। क्या मालिक प्रवृत्ति के सबसे आगे खड़ा नहीं होना चाहता? आरव शर्मा, ये सही है। मैं वाकई दया वोहरा को अपने साथ लाकर इसे आजमाना चाहता हूं। सिस्टम, अब आपका मौका है। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने दिमाग से कार्य देखने के लिए क्लिक किया। सिस्टम, अस्थायी मिशन सामग्री। मालिक, कृपया दया वोहरा को जिया मलिक को हराने में मदद करें। कृपया तय करें कि मिशन स्वीकार करना है या नहीं। आरव शर्मा, स्वीकार करें। सिस्टम, कमांड प्राप्त हुआ। मिशन तुरंत प्रभावी होगा। कृपया अपनी पूरी कोशिश करें। मालिक। अध्याय 151। सिस्टम कार्य आरव शर्मा को जिया मलिक को हराने के लिए था, इसलिए उन्हें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी थी और पीके के लगभग खत्म होने तक इंतजार करना था। दोनों पक्षों ने पर्याप्त वार्म अप किया और आधार तैयार किया तो वे शुरू कर सकते हैं। जिया मलिक, भयो, प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जिया मलिक वाकई भविष्य में हर दिन सभी भाइयों के लिए नाचना चाहती है तो सभी को उसका समर्थन करना होगा। यह एक सामान्य अंक है। केवल तभी जब आप नखरे करना और आकर्षक ढंग से बात करना जानते हैं तब आपके प्रशंसक आपको उपहार देंगे। हर कीमत रेंज के उपहार हैं, सस्ते फूलों से लेकर ज़्यादा महंगे पोश तक। पल भर में जिया मलिक उपहारों की संख्या में बहुत आगे थी। आइए दया वोहरा को देखें। हे भगवान, वह कैमरे के सामने मूर्ख की तरह बैठी थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, यहाँ तक कि उसने उपहार भी नहीं मांगा। लेकिन उसका व्यवहार समझ में आता है। जानते हुए कि तुम हार जाओगे, जितना तुम संघर्ष करोगे उतनी ही अपमानित होगे। सीधे हार मान लो और शालीनता से। वास्तव में दया वोहरा के पास भी सूची में पहले, दूसरे और तीसरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल से ज़्यादा समय तक लाइव प्रसारण देखा और कुल मिलाकर केवल 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च किए। आज उन्हें प्रतिद्वंद्वी के साथ उपहारों के लिए पीके करना है और ये 3 लोग बिल्कुल लॉग इन करने की हिम्मत नहीं करते। वे केवल अपने छोटे अकाउंट्स का उपयोग करके दोनों पक्षों की स्थिति को चुपके से देख सकते हैं। ये देखकर कि जिया मलिक के पास 10,000 रुपये की कीमत का बहुत बड़ा उपहार पैकेज था, ये तीनों और भी डर गए कि बड़े कक्ष में जाएं। ऐसा नहीं है कि वे दया वोहरा की रक्षा नहीं करना चाहते, बस उनके पास पैसे की कमी है और वे वाकई उसकी रक्षा नहीं कर सकते। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इवेंट के अंत तक जिया मलिक के पास पहले से ही 9,800 रुपये की कीमत के उपहार थे। दया वोहरा के पास केवल दयनीय 100 रुपये के आसपास है। सभी को लगा कि यह गेम जिया मलिक की भारी जीत के साथ खत्म होगा। जिया मलिक की ओर का शीर्ष व्यक्ति, जिसका आईडी भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला है, ने दया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश किया और मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियां भेजीं। मैं हंसी से मर रहा हूं। तुमने इतना छोटा उपहार कैसे प्राप्त किया? मुझे तुम पर दया आती है तो मैं तुम्हें कुछ चिकित्सा खर्च दूंगा ताकि तुम्हारा चेहरा टूट न जाए और कोई इलाज न हो। इसके बाद भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने 9 डॉइन कॉइन्स की कीमत का एक लॉलीपॉप दिया। मैं तुम्हें एक लॉलीपॉप देता हूँ, रात को धीरे धीरे खाना। हा। जिया मलिक ने फिर से अपनी चाय कला गुरु शैली दिखाई और माफ़ी मांगते हुए चेहरा बनाकर बोली, छोटी, मुझे खेद है। मेरा बड़ा भाई काफ़ी शरारती है, कृपया बुरा न माने।
दिया वोहरा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देना होगा। आपने मुझे 90 सेंट का इनाम दिया। जिया मलिक, हाँ हाँ, आपका स्वागत है। पहला राउंड लगभग खत्म हो गया है, क्या तुम इसके लिए नहीं लड़ना चाहती? वास्तव में वह सोच रही थी कि वह निश्चित रूप से जीत जाएगी, और वह ये दोनों पक्षों के प्रशंसकों को दिखाने के लिए कर रही थी। दिया वोहरा ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम नहीं लड़ते तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। इस समय उठो और हिलो नाम का एक सफ़ेद अकाउंट दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में आया और बैरेज टिप्पणियां पोस्ट की। उठो और हिलो, होस्ट बहुत सुंदर है। मैं आज खराब मूड में हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकती हो? टिप्पणियां देखकर दिया वोहरा तुरंत उत्साहित हो गई और बोली, बेशक। तुम कौन सा गाना सुनना चाहते हो? उठो और हिलो, मुझे हाल ही में प्राचीन संगीत सुनना बहुत पसंद है, तो क्यों न तुम चीलिंग नाम का एक गाना गाओ। दिया वोहरा, ठीक है, लेकिन जब ओपेरा हिस्से की बात आती है तो मेरी आवाज़ कभी भी टूट सकती है, तो कृपया सहन करें। उठो और हिलो, कोई बात नहीं, बस स्वाद अच्छा होना चाहिए। दिया वोहरा, ठीक है, यह शायद मेरा होस्ट के रूप में आखिरी गाना होगा, मैं इसे आपके लिए पूरी कोशिश करके गाऊंगी। इसके बाद संगीत शुरू हुआ। जब नाटक शुरू होता है, आस्तीनें ऊपर नीचे होती हैं, दुख और खुशी, बिछड़न और मिलन के बारे में गाती हैं। इसका मेरे पंखे के खुलने और बंद होने से कोई लेना देना नहीं है। गोंग और ड्रम बजते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। नाटक में भावनाओं को बाहरी लोग कौन बता सकता है? एक कला छात्रा के रूप में दिया वोहरा हर तरह के वाद्य यंत्र बजा सकती है और गा सकती है। उसके मुंह खोलते ही पता चलता है कि उसके पास कुछ कौशल है। दूसरी ओर जिया मलिक सूची के शीर्ष भाई के साथ निजी तौर पर चैट कर रही थी। जिया मलिक, भाई रणवीर, क्या अभी आए अकाउंट में कोई समस्या है? भाई रणवीर राठौर, जिया मलिक की रक्षा में अकेला, मैंने चेक किया, यह एक नया रजिस्टर्ड सफ़ेद अकाउंट है, चिंता मत करो, वह सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। मेरे यहाँ होने से कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी। जिया मलिक, हाँ हाँ, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद भाई रणवीर। नखरे वाली आवाज़ कुछ ज़्यादा थी और भाई रणवीर राठौर ने अकेले जिया मलिक की रक्षा में एक और हेलीकॉप्टर स्वाइप किया। जिया मलिक तुरंत हंसी और जोर से बोली, भाई रणवीर, हेलीकॉप्टर के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहकर उसने वाकई कैमरे के सामने अपने हाथों से दिल का आकार बनाया। इतने सारे लोग सूची में शीर्ष बनना क्यों पसंद करते हैं? अवर्णनीय लाभों के अलावा हर किसी का उत्साहपूर्ण समर्थन भी है। नतीजतन लाइव प्रसारण कक्ष में लोग तुरंत भाई रणवीर राठौर, जो जिया मलिक की रक्षा में अकेला है, की चापलूसी करने लगे। सूची का नंबर 1 भाई कमाल है, उसने बिना पलक झपकाए उपहार दिए। ये निश्चित रूप से सच्चा प्यार है। कमाल है, मुझे भी एंकर से वाकई प्यार है, लेकिन अफसोस कि मेरे पास भाई रणवीर जितना पैसा नहीं है। मैं डर से कांप रहा था और केवल सूची के नंबर 1 भाई को एंकर से प्यारी बातें करते देख सकता था। वास्तव में इन लोगों में जिया मलिक के गिल्ड के कुछ शिल्स हैं, जिनका उद्देश्य उन बड़े लोगों को श्रेष्ठता का एहसास कराना है जो ज़्यादा पुरस्कार देते हैं। देखो, सभी ने उसे चापलूसी का एक दौर दिया और सूची का नंबर 1 भाई रणवीर खुशी खुशी एक और प्रिंसेस क्राउन ले आया। हालांकि यह ज़्यादा कीमत का नहीं है, लेकिन कुछ न होने से उपहार होना बेहतर है। इस समय दूसरी ओर गायन पहले से ही चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। अशांत समय में मैं युद्ध की लपटों को पहाड़ों और नदियों को जलाते देख नहीं सह सकता। मैं अपने देश की चिंता भूलने की हिम्मत नहीं करता, भले ही कोई मुझे न जानता हो। आगे ओपेरा गायन हिस्सा आता है, जो गाने का सार है और गाने में सबसे मुश्किल भी। ओपेरा हिस्से को अच्छी तरह गाने के लिए दिया वोहरा जल्दी से खड़ी हो गई। दर्शकों में लोग पुराने रंगों को देखे बिना चले गए। मंच पर लोग दिल तोड़ने वाले विदाई गीत गाते हैं। प्रेम शब्द लिखना मुश्किल है, इसलिए वह खून से गाती है। जब पर्दा उठता और गिरता है, कौन है मेहमान? शायद इसलिए कि गीत के बोल काफ़ी दुखद थे और दिया वोहरा की वर्तमान स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त थे। गाते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उसने ओपेरा हिस्से को बहुत अच्छी तरह गाया और यहाँ तक कि विशेषज्ञों को भी इसे सुनने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही पीके प्रोग्रेस बार खत्म होने वाला था, दिया वोहरा ने भी गाना पूरा कर लिया। दिया वोहरा, मूर्खता दिखाने के लिए माफ़ी। उठो और हिलो, होस्ट, तुम अच्छा गाती हो, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देता हूँ। दिया वोहरा के प्रतिक्रिया देने से पहले दृश्य बदल गया। विश्व समाचार। उठो और हिलो ने एंकर रानर को कार्निवल एक्सटेंड दिया। कार्निवल एनिमेशन प्रभावों ने तुरंत स्क्रीन भर दी। दिया वोहरा हैरान रह गई। क्या ये सफ़ेद अकाउंट एक छिपा हुआ बॉस है? जिया मलिक, जो खुशी खुशी अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत कर रही थी, ने देखा कि उपहार नोट अचानक बदल गया। वह पल भर में पीछे छूट गई और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने अपनी आंखें मली ताकि यह सुनिश्चित हो कि उसने गलती नहीं की और तुरंत धीरे से चिल्लाई, ये कैसे संभव है? ऐसा क्यों हो रहा है? जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसक भी हैरान रह गए। जिया मलिक ने जल्दी से चिल्लाया, भाई रणवीर, मेरी मदद करो।
भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, कोई समस्या नहीं। मेरे यहाँ होने से कोई दुर्घटना नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि यह भाई रणवीर ने जानबूझकर किया या उसने पीके समय प्रोग्रेस बार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह अभी भी गंदी बातें कर रहा था। वह भी उपहार चुनने वाला था कि पीके खत्म हो गया। मोती टावर होटल के स्वीट 230 के लिविंग रूम से अंजलि शर्मा और माया वोहरा की खुशी की चीखें सुनाई दीं। हम जीत गए, हम जीत गए, हा, मैं जीत गई, ये कमाल है। राधिका तिवारी, जिसे अब कोई उम्मीद नहीं थी, ने अनुमान लगाया कि पहला राउंड पीके खत्म हो गया है, तो उसने दिया वोहरा को एक मैसेज भेजा। अगर तुम पहला गेम हार गई तो हार गई। दूसरे गेम में अपनी पूरी कोशिश करो और अपने लिए कोई अफसोस न छोड़ो। कुछ सेकंड बाद दिया वोहरा ने उसका मैसेज जवाब दिया, मैं जीत गई। राधिका तिवारी जल्दी से फिर से दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में घुसी। जब राधिका तिवारी ने देखा कि पीके परिणाम दिखाता है कि दिया वोहरा वाकई जीत गई, तो वह हैरान रह गई। मुझे नहीं लगा था कि दिया वोहरा के प्रशंसकों में कम प्रोफाइल बड़े लोग हैं। तो दिया वोहरा निश्चित रूप से आज रात पीके जीत जाएगी। अध्याय 152। राधिका तिवारी अत्यधिक हैरान थी और उसने दिया वोहरा को एक मैसेज भेजा, तुम छोटी शरारती, तुमने अभी भी एक तुरुप का पत्ता छिपा रखा था। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। चलो, अगर तुम आज रात पीके जीत जाती हो तो मैं तुम्हें मोती टावर में आधी रात का नाश्ता खिलाऊंगी। दिया वोहरा ने राधिका तिवारी का मैसेज देखा, पहले मुस्कुराई, फिर भौहें सिकोड़ ली, थोड़ी नाखुश दिख रही थी। क्या कहें, उसे अचानक बहुत बोरियत महसूस हुई। अगर तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलता तो तुम चली जाओगी, अगर तुम्हें बहुत सारे उपहार मिलते हैं तो तुम रहोगी। मुझे लगता है कि यह सीनियर बहुत वास्तविक है। हालांकि एक बॉस के दृष्टिकोण से सीनियर छात्रा ने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रति माह 1 लाख रुपये से अधिक का किराया, प्रत्येक व्यक्ति का 3,000 रुपये का आधार वेतन और रोजमर्रा का खाना पीना, ये सभी काफ़ी खर्चे हैं। अगर उसके एंकर 2 साल बाद भी लाभ नहीं कमा सकते तो वह वाकई इसे सहन नहीं कर सकती। दिया वोहरा ने अपनी सीनियर को इतना वास्तविक होने के लिए दोष नहीं दिया, बस उसे खुद को अचानक इस तरह के लाइव स्ट्रीमिंग काम में रुचि खो गई। लेकिन इस पीके राउंड को जीतने के बाद दिया वोहरा अभी भी बहुत खुश थी। इसलिए उसने जल्दी से धन्यवाद दिया, उठो और हिलो, बड़े भाई, उपहार के लिए धन्यवाद। अगर तुम कोई और गाना सुनना चाहते हो, बस ऑर्डर करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करूंगी। उठो और हिलो ने कोई जवाब नहीं दिया और दिया वोहरा को निराशा हुई। उसने सोचा था कि उसे अचानक एक अनूठा प्रशंसक मिल गया है। मुझे नहीं लगा था कि वह सिर्फ एक राहगीर था। दिया वोहरा की प्रतिद्वंद्वी जिया मलिक इस समय बहुत असहज महसूस कर रही थी। सभी को लगा था कि वह जीतने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह अंत में हार जाएगी। यह ऐसा है जैसे आकाश में उड़ना और फिर जमीन पर फेंक दिया जाना। ये काफ़ी दुखदायक और अपमानजनक है। जिया मलिक का शीर्ष भाई बहुत असंतुष्ट था और फिर से दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में दिखावा करने आया। उठो और हिलो, अगर तुम में हिम्मत है तो बस एक निष्पक्ष लड़ाई करो। आखिरी पल में कार्रवाई करना क्या कौशल है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम शक्तिशाली नहीं हो, तुम सिर्फ स्थिति का फायदा उठा रहे हो। और तुम, छोटी अंक, तुमने ये राउंड सिर्फ भाग्य से जीता। अभी 2 राउंड बाकी हैं और तुम निश्चित रूप से हार जाओगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ तक कि यीशु भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने एक के बाद एक दर्जन से ज़्यादा टिप्पणियां भेजी, लेकिन वह अभी भी बहुत गुस्से में था। हालांकि उठो और हिलो नाम के बॉस ने एक शब्द का जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ खुद से बात कर रहा था। बोरियत महसूस करते हुए भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष को छोड़ दिया। इसके बाद उसने जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में बैरेज टिप्पणियां पोस्ट की, उसे सांत्वना देते हुए कि चिंता न करें और वे अगले 2 गेम निश्चित रूप से जीतेंगे। जिया मलिक अभी भी अपनी आजीविका के लिए इस शीर्ष भाई पर निर्भर है, तो उसे थोड़ा मनाना होगा। जिया मलिक, भाई रणवीर के यहाँ होने से मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। हालांकि उसने इतना आसानी से कहा, वह अंदर से बहुत घबराई हुई थी। इसलिए उसने अपने सेकेंडरी अकाउंट का उपयोग करके उठो और हिलो को निजी मैसेज भेजा ताकि उसे खुश किया जाए। बॉस, कृपया मेरे साथ नरमी बरतें। मैं आप पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हूँ, कृपया मेरी नौकरी नष्ट न करें। जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको खाने पर ले जाऊंगी। चाय कला की मास्टर होने के नाते उसकी चोरी की कौशल शीर्ष स्तर की है। अगर वह एक बड़े व्यक्ति को खींच सकती है जो तुरंत 30,000 रुपये की कीमत के उपहार दे सकता है, तो उसे गिल्ड के नकदी प्रवाह कार्यों की चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन उठो और हिलो ने उसे बिल्कुल जवाब नहीं दिया, वह सिर्फ ठंडे कंधे को खुश करने की कोशिश कर रही थी। दिया वोहरा इस पीके को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी, तो उसने जिया मलिक से कहा, छोटी, चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। जल्दी खत्म करें और जल्दी आराम करें। जिया मलिक, हाँ, ठीक है। छोटी, तुम इतनी शरारती हो कि तुमने आखिरी पल तक इंतजार किया। क्या वह जो उठो और हिलो कहता है तुम्हारा दोस्त है? दिया वोहरा, मैं उसे नहीं जानती।
यह उसका मेरे लाइव स्टूडियो में पहली बार है। जिया मलिक, वाह, एक आकस्मिक प्रशंसक। तुम बहुत भाग्यशाली हो। दिया वोहरा, मुझे भी लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि आखिरी पल में उससे मुलाकात हुई। चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। वह रिटायर हो चुका है तो अब कोई हमारा पीके बाधित नहीं करेगा। जिया मलिक, हाँ हाँ छोटी, तुम बहुत विनम्र हो। जब आखिरी पल आएगा वह बड़ा भाई तुम्हारी मदद करने आएगा और मुझे हराएगा। हाँ हाँ, जब दोनों चैट कर रहे थे पीके पहले से ही शुरू हो चुका था। जिया मलिक के प्रशंसक अभी भी बहुत मजबूत हैं, गिल्ड के परिचालन अकाउंट द्वारा प्रेरित। कुछ ही सेकंड में 10,000 से ज़्यादा उपहार दे दिए गए। एक बड़े एंकर के लिए यह उपहार कुछ भी नहीं है, लेकिन इन छोटे एंकरों के लिए यह उनकी कई महीनों की आय है। जिया मलिक स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थी और लगातार उत्साह बढ़ा रही थी, उन अच्छे भाइयों को लगातार धन्यवाद दे रही थी जो असली पैसा निकालकर उसे पुरस्कार दे रहे थे। दूसरी ओर दिया वोहरा का स्कोर 0 था। ये दृश्य दोनों पक्षों के प्रशंसकों को हैरान कर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दिया वोहरा के पास गिल्ड या कंपनी परिचालन अकाउंट का समर्थन भी नहीं है? ये बहुत दुखद है। बैरेज, क्या दुखी महिला, वह मर चुकी है। कमाल है, ये पहली बार है जब मैंने पीके एंकर को 0 उपहारों के साथ देखा। तुम कितनी दुखी हो। मैं विश्व समाचार से आकर्षित होकर मजे देखने आया था। अभी कार्निवल देने वाला बड़ा शॉट कौन था? एंकर, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। उसने 30,000 रुपये खर्च किए, तुम्हें कम से कम उसे दोस्त के रूप में जोड़ना चाहिए और उसे कुछ शानदार तस्वीरें या कुछ भेजकर खुश करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कौन तुम्हारा समर्थन करेगा? बैरेज को देखकर दिया वोहरा को वाकई नहीं पता था कि क्या कहना है। वह बॉस के साथ दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। दिया वोहरा, सभी लोग बस मजे देखें, कुछ न कहें। वैसे भी मैं इस परिणाम को स्वीकार कर सकती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जीत सकती हूँ। मैं अभी केवल भाग्यशाली थी। मुझे एक बड़ा भाई मिला जो खराब मूड में था और एक गाना सुनना चाहता था, तो मैंने उसके लिए गाया। उसे अच्छा लगा और उसने मुझे कुछ उपहार दिए। बस इतना ही, अटकलें न लगाएं और कुछ न कहें। धन्यवाद। दूसरी ओर जिया मलिक प्रशंसकों से उपहार मांग रही थी, जबकि गुप्त रूप से अपने सेकेंडरी अकाउंट का उपयोग करके उठो और हिलो को निजी मैसेज भेज रही थी। दिया वोहरा से ये सुनने के बाद कि यह एक जंगली बॉस था, जिया मलिक ने उसे अपनी सूची का शीर्ष बॉस बनाने के लिए खींचने का मन बना लिया। बड़े भाई, आपको ची लिंक सुनना पसंद है? मैं आपके लिए इसे गा सकती हूँ। मैं कई चीनी शैली के गाने भी गा सकती हूँ, आप जो चाहें चुन सकते हैं। अगर मैं गा नहीं सकती तो मैं रातों रात सीख लूंगी और मैं निश्चित रूप से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगी। लगातार कई मैसेज भेजने के बाद जिया मलिक चुपचाप जवाब का इंतजार करने लगी। लेकिन 2 मिनट बीत गए और बॉस ने उसे बिल्कुल जवाब नहीं दिया। हालांकि वह असफल रही, उसने फिर भी हार नहीं मानी और मैसेज भेजना जारी रखा। भाई, यह मेरा मोबाइल नंबर और वीचैट नंबर है। अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे कभी भी भेज दें। मैं आपके लिए गाऊंगी। 13,95,43,85,438। उसने जो कुछ भी भेजा, उठो और हिलो, बॉस ने बस उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। अंत में उसे अस्थायी रूप से हार माननी पड़ी। पहले पीके खत्म करें और फिर लाइव प्रसारण के बाद धीरे धीरे चैट करें। दूसरे गेम में, जैसा कि अपेक्षित था, दिया वोहरा हार गई और वे 0 स्कोर के साथ हारी। पीके में हारना कोई दुर्लभ बात नहीं है। जब तक पीके है, एक पक्ष को हारना ही है। लेकिन 0 स्कोर से हारना वाकई दुनिया में दुर्लभ है। चाहे अंक कितना भी बेकार क्यों ना हो, उसे पीके खेलते समय कुछ उपहार तो देने ही पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर गिल्ड खुद कर रहा हो तो परिणाम 0 नहीं हो सकता। अगर वाकई कुछ काम नहीं करता तो अंक बस एक छोटा अकाउंट खोलकर थोड़ा ब्रश कर सकता है। 0 पर टंगना वाकई सामान्य मानव बोध के दायरे से बाहर है। बैरेज, हे भगवान, मैंने इस स्मृति के लिए स्क्रीनशॉट लिया। मैंने 5 साल तक लाइव प्रसारण देखे, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी लाइव प्रसारक को पीके में 0 से हारते देखा। मुझे नहीं पता कि यह पहले कभी हुआ या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से फिर कभी नहीं होगा। कोई पीके में 0 अंक से कैसे हार सकता है? एंकर निश्चित रूप से मूर्ख है। वह बस एक छोटा अकाउंट खोलकर थोड़ा ब्रश कर सकती थी। आप सभी कहते हैं कि एंकर का 0 होना बदसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत वास्तविक है और वे नकली चीजें नहीं करती। समूह प्रसारण, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। एंकर, क्या तुम अकेले काम कर रही हो? क्या तुमने किसी गिल्ड या कंपनी के साथ अनुबंध नहीं किया है? अगर तुमने अनुबंध किया होता तो ऐसा नहीं होता। इस उद्योग में अब प्रतिस्पर्धा भयंकर है। तुम केवल गिल्ड के समर्थन से आगे बढ़ सकती हो। तुम अकेले नहीं कर सकती। तुम्हें जल्द से जल्द एक क्लास ढूंढनी चाहिए। यह उद्योग तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें घुसना आसान नहीं है। ये कहना कि मैं दुखी नहीं हूँ झूठ होगा। हालांकि दिया वोहरा ने लाइव प्रसारण खत्म करने के बाद अपनी
सीनियर के साथ इस्तीफा देने का फैसला किया था, लेकिन सम्मान के साथ इस्तीफा देना और अपमान में जाना दो अलग अलग चीजें हैं। एक परिवार दुखी है, दूसरा खुश है। जिया मलिक खुश है और उन भाइयों को धन्यवाद दे रही है जिन्होंने उसे उपहार दिए। धन्यवाद भाई रणवीर, भाई गुडू और भाई अनिल सेठ। मैं एक एक करके धन्यवाद नहीं दूंगी। जिया मलिक यहाँ सभी को झुककर प्रणाम करती है। झुकना ये दिखाने के लिए नहीं है कि आप कितने आभारी हैं, बल्कि प्रशंसकों को कुछ लाभ देने का अवसर लेना है। बैरेज, हाँ ये कौन बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, उपहार व्यर्थ नहीं गया। फैंग, तुम मेरे दिल को बहुत अच्छी तरह समझती हो। कई लोग खुश थे और उन्हें लगा कि उनके द्वारा दिए गए उपहार इसके लायक थे। दिया वोहरा इस पीके को जल्दी खत्म करना चाहती थी, तो उसने कहा, छोटी चलो तीसरा गेम जल्दी शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो हम जल्दी खत्म करके सो सकते हैं। जिया मलिक, ठीक है, तो हम तुरंत तीसरा गेम शुरू करते हैं। पीके का तीसरा राउंड शुरू होता है। जिया मलिक अभी भी बहुत आगे थी और उसने दिया वोहरा को पल भर में पीछे छोड़ दिया। शायद इसलिए कि पिछले गेम में दिया वोहरा 0 अंक के साथ दुखी थी। इस राउंड में कई प्रशंसकों ने उसे कुछ छोटे उपहार भेजे ताकि वह फिर से 0 पर न रहे, लेकिन उपहारों की कुल कीमत केवल कुछ दर्जन रुपये थी, जो जिया मलिक के 10,000 रुपये से ज़्यादा कीमत के उपहार की तुलना में बिल्कुल उल्लेखनीय नहीं है। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला बहुत बेस्वाद है। वह फिर से दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में दिखावा करने आया। तो क्या हुआ अगर तुमने संयोग से जीत लिया? मैंने तुमसे कहा था, मेरे जिया मलिक की रक्षा करने के साथ वह जीतेगी। यहाँ तक कि यीशु भी परिणाम नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें एक और लॉलीपॉप देता हूँ और किसी फैक्ट्री में स्क्रू कसने चली जाओ। इसके बाद इस व्यक्ति ने वाकई दिया वोहरा को 90 सेंट की कीमत का एक लॉलीपॉप दिया। दिया वोहरा की आंखें लाल थीं और वह रोने की तरह दिख रही थी। मैं जीत गई, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने हार मान ली है। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मुझे अपमानित करके ही अच्छा लगता है? भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, हाँ, मुझे बस तुम्हें कुछ बार अपमानित करके अच्छा लगता है। अपने राहगीर प्रशंसक भाई को बाहर बुलाओ, मेरे साथ खुलकर लड़ो। उसने पहला गेम स्थिति का फायदा उठाकर जीता। मैं बहुत नाराज हूँ। अगर वह सामने नहीं आता तो मैं तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगा। दिया वोहरा और अंजलि शर्मा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकीं और जल्दी से दिया वोहरा का समर्थन करने के लिए टिप्पणियां भेजीं। यानर, क्या तुम एक सभ्य इंसान हो सकते हो? यूएर, तुम सिर्फ थोड़े पैसे के साथ दिखावा कर रहे हो। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, ओह, 2 और सफ़ेद अकाउंट्स। चलो उसे उपहार दो। मैं अमीर हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं असभ्य हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? अगर तुम में क्षमता है तो तुम मुझे उपहारों से हरा सकते हो। माया वोहरा ने अभी तक आधिकारिक रूप से काम शुरू नहीं किया है, तो उसके पास अपनी बहन के लिए उपहार खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं हैं। अंजलि शर्मा खुद काफ़ी किफ़ायती है और उसके पास 10,000 रुपये उपहारों पर खर्च करने के लिए नहीं हैं। दोनों ने कोई और टिप्पणियां पोस्ट करने की हिम्मत नहीं की। दिया वोहरा, बस करो, इतना चरम मत बनो। छोटी, तुम जीत गई, ठीक है, चलो इसे खत्म करते हैं। जिया मलिक, ओह मुझे खेद है छोटी बहन, मेरे प्रशंसक सिर्फ शरारती हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार वे सभी स्वतंत्र सोच वाले लोग हैं। यही ग्रीन टी किरदार होता है। वह बाहर से हानिरहित दिखती है लेकिन दिल से बहुत जहरीली होती है। दिया वोहरा बोलने वाली थी कि उठो और हिलो के शब्द फिर से सामने आए। होस्ट, मैं अब यू शी तान सुनना चाहता हूँ। क्या तुम इसे गाना जानती हो?